दुनिया का सामान 10 रुपए में पहुंच रहा है तो चाइना उस सामान को कितने में बेच रहा है। इकोनॉमी कोई सिस्टम थोड़े ना है कि तुम खरीदोगे बेचोगे। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? जीएसटी का जो अटमोस्ट गोल है, बेसिकली जीएसटी का जो पर्पस है, अगर मार्शल आर्ट का प्लेयर होता तो तुरंत क्या करता? तो ये पूरा जो हिमाचल पंजाब का रीजन है, यहाँ पर वो पेड़ काट के अंदर छुपाए गए थे। वो खबर आ गई जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था सिलेक्शन वाली क्लास में। जीएसटी के बारे में एक बार पूरी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी, क्या है जीएसटी, कैसे है जीएसटी काउंसिल। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा कि नहीं लिखा? वर्ड इन बाय जीएसटी काउंसिल। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल किसे कहते हैं? वर्ड इन बाय काउंसिल। काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या होता है? लिखो स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल। यस सर, इसका मतलब क्वेश्चन मैंने लिखा दिया। पलक बताओ ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन मैंने लिखाया था ना और पूछा था किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मतलब रॉट लर्निंग करनी है, हम कुछ दे दें, पढ़ना उसको भी नहीं है, ये कोई तरीका हुआ? क्वेश्चन इसलिए लिखाया जाता है ना, टाइम निकाल के पढ़ो, उसके बाद आप बोलते हो कि भाई बहुत टाइम बच रहा है। टाइम तो आपके पास बचना ही नहीं चाहिए। सब बैठ के यहाँ रात में 8 बजे तक 7 बजे तक पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्या इसमें दिक्कत आ रही है? तो जैसा हमने वहां पे डिस्कशन किया था, याद है मैंने आपसे कहा था कि 2 स्लैब रखेगी गवर्नमेंट, और वही यहां पर हो गया। और ये बात हमने तब कही थी 15-16 अगस्त के आसपास हमने बात किया था कि आने वाले टाइम में सिर्फ 2 स्लैब रखेगी और फ्यूचर में विद इन 5 ईयर्स 1 स्लैब हो जाएगी। जीएसटी का जो अटमोस्ट गोल है वो 1 स्लैब होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जीएसटी का जो पर्पस है 1 नेशन 1 टैक्स है। लिखो इसको, 1 नेशन 1 टैक्स। कल की अगर हमने डिस्कशन को ध्यान से देखो, मेरी डिस्कशन को, रेड पेन कभी यूज मत करना, ठीक है? तो अगर हम डिस्कशन पे अगर छोटी सी बात करें तो डिस्कशन पे कल अगर हम अपने डिस्कशन में सिलेक्शन वाली क्लास में अगर जाते हैं तो सिलेक्शन वाली क्लास के डिस्कशन में हम एक नई चीज देखते हैं और वो डिस्कशन हमारा ये निकल कर आता है जो कल हमने यहां पर बात किया था कि जो दुनिया है, जो कॉम्पिटेटिव मार्केट, हमने कैपिटलिज्म पे बात किया था कल, ठीक है? अब उसी के हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था मटेरियल, समझाया था आपको, मटेरियल प्लस लेबर प्लस टैक्स प्लस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी देश में प्रोडक्शन करने के लिए। और कल मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर एक आरोप लगता है कि भारत जो है क्या है, वो टैक्स टेररिस्ट है, मतलब हम बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज करते हैं। तो भारत को, और भारत के जो टैक्स हैं वो एक तो मल्टी लेयर हैं। तो मल्टी लेयर्स होने में क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होती है, टैक्स इवेजन होते हैं, कर चोरी। क्या हमने वर्ड यूज किया? टैक्स इवेजन्स, यानी कर चोरी। कर चोरी किसे कहते हैं? तो मैंने इसकी एक कहानी तुम्हें सुनाई थी, ठीक है? टैक्स इवेजन करते कैसे हैं, टैक्स इवेजन होता कैसे है, वो कहानियां जो मैं साथ साथ इसकी बताता चलता हूं, उसको याद रखने की कोशिश किया करो, वो कहानियां हैं क्या और कैसे काम कर रही हैं। तो भारत में क्या है, टैक्स बहुत ढेर सारे हैं, एक ही चीज पे हम मल्टीपल टाइम टैक्स लगाते हैं। हम जो है वो क्या करते हैं, तो इसमें जो पावरफुल लोग हैं वो इसको टैक्स को इवेड कर देते हैं, टैक्स चोरी कर लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो मध्य वर्ग है, वो मारा जाता है। तो भारत में कर की दरें बहुत ज्यादा हैं। नतीजा क्या होगा? हम पूरी दुनिया में अपने बाजार को क्या करना चाहते हैं? कॉम्पिटेटिव करना चाहते हैं। तो जब हम कॉम्पिटेटिव करना चाहते हैं तो हम ये बात भी समझने चाहिए, हम प्रतियोगी अपने आप को करना चाहते हैं। प्रतियोगी, जहां पे भी कोई हिंदी या इंग्लिश के शब्दों में कोई दिक्कत हो, बिल्कुल निर्भीक तरीके से पूछो उसको, ठीक है? ये क्या है, कैसे है, क्योंकि ये क्लास मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, तो आपको भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है। तो आप जो मुंह बंद करके बैठे रहते हो, आपको जहां पे भी कोई डाउट हो मुझसे बात करो इसको। तो यहां मटेरियल हो गया, मटेरियल के साथ लेबर हो गया। लेबर की मैंने आपको बताई थी, हम सभी लेबर हैं। तो हमारे पास कैसी लेबर है? यूथ है, युवा आबादी है। लेकिन वो यूथ कैसा होना चाहिए? स्किल भी होना चाहिए। स्किल किसे कहते हैं? लिखो, व्हाट डू मीन बाय स्किल। सब तो सुना होगा ना बाबू, स्किल किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय स्किल, स्किल किसे कहते हैं? सुना होगा ना, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, स्किल बहुत जरूरी है, ये स्किल क्या कहते हैं? स्किल किसे कहते हैं बेटा? ये स्किल नहीं है। अभी इसकी जगह कोई बहुत अच्छा मार्शल आर्ट का प्लेयर होता तो क्या करता? तुरंत इसको अपसेट करता कि नहीं करता? ये स्किल नहीं, इसने क्या किया? आंख बंद कर ली, बोले आंख बंद कर ली, डंडा इस तक नहीं आएगा, अभी छूट गया होता डंडा। तो क्या होगा यहां पे? स्किल। जब स्किल, अगर मार्शल आर्ट का प्लेयर होता तो तुरंत क्या करता? इसको रोक लेता। तो वो स्किल कैसे हुआ? मार्शल आर्ट। इन्होंने मार्शल आर्ट की वीडियो देखी है, इनके मन में बड़ी इच्छा है कि कोई गुंडा उंडा गुजरे और हम उसको पटक के पीट दें। लेकिन उसने मार्शल आर्ट की क्या की है? ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिस की है, घंटों जो उसने एक एक जो उसके अभ्यास होते हैं उसको किया है, उसकी मसल्स मेमोरी है। यहां पे समझो, जो तुमने कहा वो एजुकेशन है, ठीक है? जैसे भारत को अमीर बनना चाहिए, एजुकेशन है।
जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल लिया था कूड़ा साफ करने का, कि आप पढ़ते हैं पर्यावरण को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है, और आप कूड़ेदान में खाना फेंक के चले आते हैं। भारत में जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ 40 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, आपकी आंखों में एकदम किनारे किनारे आंसू आ जाते हैं, और लेकिन आप ही वो खाना फेंक के चले आते हो। बुंदेलखंड में जब जो है 3-4 साल पहले एल नीनो के प्रभाव से उस रीजन में सूखा पड़ा था, तो लगभग 12 लाख पशु प्रभावित हुए, तो उसमें कई हजार पशु जो है वो प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे। लेकिन वो खाना आप जानवर को भी नहीं खिला सकते, वो आप भूखे को नहीं खिला सकते। तो स्किल किसे कहते हैं? आपको एजुकेशन है, आपको अवेयरनेस है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन चिप्स का पैकेट आप उठा के इस एनवायरमेंट में डाल दे रहे हैं। आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ाया जाता है, EIA सिलेबस में भी है, लेकिन आपको नहीं पता होता है उस प्लास्टिक का EIA क्या है। तो हम क्या होते हैं, अब देखो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती है। कल क्या हुआ, रावी नदी में भयानक बाढ़ आई, कुछ निकल कर आया, क्या निकल कर आया? इंसान की औकात। क्या निकल कर आई कल? इंसान की गंदगी। जानते हो क्या निकला? आज की डेट में जितने डिजास्टर हो रहे हैं सब मैन मेड डिजास्टर है। लिखो, मैन मेड डिजास्टर किसे कहते हैं? यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये। मैन मेड डिजास्टर, मानव जनित आपदाएं। क्या निकला कल? पर नहीं पता चला, नहीं पता चला, कुछ और निकला। इस बार ऑप्शनल के पेपर का सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया था, सॉइल क्रीपिंग, इसी सिलेक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था। ऑप्शनल पेपर का सेकंड क्वेश्चन आया है। अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ। कल प्रकृति ने इंसान का काला चेहरा सामने ला दिया। हुआ ये कि वो जब नदियां ओपन कर गईं, तो नदियां तो साफ करती हुई चलती हैं, इतने ज्यादा लॉग्स, तो स्लीपर्स बोलते हैं, यानी पेड़ काट काट के उसके छिलके उतार उतार के बढ़िया बराबर से आरी से काट काट के, मशीन से काट काट के जंगलों के अंदर 50,000 पेड़ काट के रखे गए थे। और पेड़ क्या है? पेड़ जो है वो हिमाचल, उत्तराखंड, ये पहाड़ों के इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, सॉइल को खिसकने से बचाते हैं। आप लोगों ने कल वो वीडियो नहीं देखी क्या? फिर कहां क्या देखते हो, कौन सी वीडियो देखते हो? कल इंसान का चेहरा सामने आया जंगलों के अंदर पेड़ काट काट के, और ये बाकायदा सरकारी मशीनरियों के साथ मिलकर होता है। और बड़े पैमाने पर जो है पहाड़ के जंगल बर्बाद किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? सॉइल लूज कर जाएगी, मिट्टी लूज कर जाएगी, वो नीचे आएगी। वो नदी जब उफनाई जो है रावी बहुत समय बाद, तो ये पूरा जो हिमाचल पंजाब का रीजन है, यहां पर वो पेड़ काट के अंदर छुपाए गए थे प्रॉपरली, मतलब मशीन से काट के इक्वली लेंथ में उसको छुपाया गया था कि वो यहां से बेचा जाएगा। और नदी जब उफनाई तो वो अपने साथ सबको लेकर बह गई, और बह के वो क्या हुआ, नीचे जाके बैराज के पास उसने जमा कर दिया। और जब वो पूरा काउंट हुआ, आप जरा वीडियो देखना, पूरे सरफेस पे केवल पेड़ के तने, पूरा स्लीपर्स वहां पड़े हुए हैं सारे। ये इंसान की वो गंदगी है। अभी ये कितने समय से चल रहा होगा, और ये बिना सरकार के, बिना जो है वहां के माफिया के मिलीभगत के नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाओ हिमाचल का कितना इकोसिस्टम कल बर्बाद हुआ है। और उत्तराखंड में ये पहाड़ ऐसे थोड़े ना खिसक रहे हैं, ये क्लाउड बस्ट तो हमेशा से होता चला है, लेकिन ये सारे डिजास्टर किसके हैं? मैन मेड है। और उससे वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, लोकल कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही। अब लेबर हमारी स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। ये सारा हम किसके लिए कर रहे हैं? मार्केट के लिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि साहब हमें नोकिया 1100 बनाने आता है, इनकी स्किल है। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा सर नोकिया 1100 बना लेते हैं। इस क्लास में कितने लोग नोकिया 1100 यूज करते हैं? ये कभी हुआ करता था? आज तो सभी आईफोन, सैमसंग और पता नहीं कौन कौन सा तामझाम वाला फोन। बोलिए नहीं हम स्मार्टफोन नहीं टच कर पाते, हम जो है वो बटन वाला फोन। अब इनका बिजनेस कितना चलेगा ये बताओ? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? अगर स्किल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। स्किल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। मार्केट जो डिमांड कर रहा है, अगर आप की जो लेबर है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो काम करने की दक्षता यानी इफिशियंसी ऑफ वर्क चेंज कर सकती है, दैट इज नोन एज स्किल। यानी डिमांड ऑफ मार्केट। जैसे अभी एआई की डिमांड आ गई है, तो अभी एआई में जो लोग काम नहीं कर पाएंगे वो लोग क्या हो जाएंगे? वॉश आउट हो जाएंगे। लेकिन जो एआई को अडॉप्ट कर लेंगे उनको जॉब मिल जाएगी, उनकी जॉब और ऊपर चली जाएगी। तो पूंजीवाद का जो सबसे बढ़िया, अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का अंतर, कि पूंजीवाद का जो सबसे खास बात है, अच्छाई जो बता रहा हूं, वो आपकी मार्केट को स्किल करता है। पूंजीवाद का जो पूरा कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो पूंजीवाद का पूरा कोर कॉन्सेप्ट है,
लोग इसको मार्केट फलाना ढिकाना ये सब पे नहीं, सबसे बड़ी बात है ये क्या करता है, ये कैपेबिलिटी बिल्डिंग यानी क्षमता विकास पर फोकस करता है। क्षमता विकास, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, लोग इनहैंस होते हैं, टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करते हैं। तो पूंजीवाद इसीलिए किस पे डिपेंडेंट होता है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे। समाजवाद में क्या होता है, अरे मिल गया जो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट सा दिखता होगा। जो सरकारी क्षेत्र है वो टेक्नोलॉजी को बहुत बाद में अडॉप्ट करता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, सैया भाई कोतवाल तो अब डर कहां है का। ठीक है, कोतवाल बोला जाता था एसपी को पहले किसी अंग्रेजों के जमाने में, तो सैया भाई कोतवाल तो अब डर कहां है, मतलब जिसी के हस्बैंड जो है एसपी हो गए, बोले अब कहां डर पड़ा है। तो एक कहावत होती थी, वही वाली हालत हो गई, बोले अब सरकारी नौकरी लग गई अब क्या करना, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाले को क्या करना पड़ेगा, स्किल के साथ चलना पड़ता है। तो आप भारत में दो तरीके देखोगे, भारत में ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाई पड़ता है। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो वहां का वर्क कल्चर, वहां का जो स्टैंडर्ड वो 6 सिग्मा को फॉलो करते हैं। इनका सिग्मा भी शुरू भी नहीं होता है। आप अभी कुछ दिन पहले भी अगर कई बैंकों में अभी भी जो है टायर 2 टायर 3 सिटी के बैंकों में चले जाओगे तो किसी सरकारी बैंक में जाके देखना, और वो भी सरकारी में एसबीआई छोड़ दो, उन्होंने तो अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। किसी जो है वो ग्रामीण बैंक में जाओ तो वहां तुमने देखा होगा कैसे, हाँ वो पंखा, एक ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है वाला हिसाब किताब, वो धीरे धीरे चलेगा, पत्तियां गिन सकते हो। फिर तुम्हें कुछ भारत का एक जाना पहचाना चित्र सा दिखाई पड़ेगा, जहां एक कोना होगा, कई कोने होंगे और वहां लोग बैठते भी हैं। तो कल सिविक सेंस के बारे में बात हो रही थी, सबसे पहले हम कोरी दीवार देख नहीं सकते, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, किशोर दा के गाने तो हमारे जीवन में ऐसे चलते हैं। और जहां कोना देखा वहीं पे, है ना, होली खेले रघुबीरा अवध में, तो वहां पे वो कोने एकदम और बढ़िया से, मतलब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। खुद कंपनी को नहीं याद होगा हमने किस कलर की दीवार कराई थी, इतना बढ़िया थूकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा सिस्टम होता है, कैशियर टाइप का इंसान होता है वहां पे, हर जगह ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी कई जगह पे, तो वो चश्मे को नीचे करके ऐसे, ठीक है, और उस पर क्या करता है, वो एक एक बटन धीरे धीरे दबाता रहेगा, ऐसा लगेगा जादू को बुला रहा है, टो 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 टो, अभी इसके बाद जादू आएगा। और आप कहीं वहीं पे अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाते हो, ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक अच्छे सरकारी बैंक खराब, यहां बात हो नहीं, वर्क कल्चर की बात हो रही है। तो जो लेबर जब स्किल होती है और मार्केट जब जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं भारत के लिए, वो होता है वर्क कल्चर। इस वर्ड को बहुत ध्यान से लिखो, क्या हुआ, वर्क कल्चर, वर्क कल्चर यानी कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति भारत की लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब निवेश आता है तो वर्क कल्चर भारत में प्रवेश करता है। हम्म हम्म भारत की सबसे बड़ी समस्या लेबर है। भारत एक ऐसा देश है, भारत ने क्या अपनाया 1947 के बाद, भारत की जो सारी पॉलिसी है, बुरा लग सकता है लेकिन हम यार बहुत कंफ्यूज पॉलिसी वाले नेशन है। अब जैसे तुमसे इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है भारत समाजवादी या पूंजीवादी, हमने क्या अपनाया, मिक्स्ड। ये मिक्स क्या होती है, हैं? ये मिक्स क्या होती है, मिक्स में तो बवाल है, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, अब वहां पे आदमी फंस जाता है चक्कर में। हो गया कि नहीं हो गया, भारत इसी में फंस गया। और सरकार ने भी क्या किया, समाजवाद में जो मोर कोर एरिया थे वो अपने पास रख लिए, उसको तो रिजर्व लिस्ट बोलते हैं, उसको इकोनॉमी में उसको रिजर्व लिस्ट बोलते हैं, वो सरकार ने अपने पास रख लिया, भैया हम जो करना चाहेंगे हम करेंगे, तुम्हें कुछ करना है हमसे लाइसेंस लेना है। और कुछ एरिया जिसमें वो घुस नहीं सकता था और जिसमें उसको घुसना चाहिए था वो दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन एंड हेल्थ। दुनिया के किसी भी टॉप नॉच एसडीआई कंट्री में एजुकेशन और हेल्थ किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट बनाने लगी स्टील, गवर्नमेंट उड़ाने लगी जहाज, गवर्नमेंट मेंटेन करने लगी जो है एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बनाने लगी सड़क, गवर्नमेंट बनाने लगी बिजली, और एजुकेशन और हेल्थ किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। और होना किसके पास चाहिए था ये, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं क्या है, ये मूलभूत सुविधाएं,
ये फंडामेंटल चीजें हैं। फंडामेंटल रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, अमेरिका रखता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रखती हैं, तो भारत ने क्यों नहीं रखा? उल्टा कर दिया, पूरा हमने खेल ही उल्टा कर दिया। नतीजा क्या रहा? हमने बनाए पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। एयर इंडिया घाटे में, सारे मोस्टली पीएसयूज क्या हो गए? घाटे में, सब घाटे में चलने लगा। इन्हें जिंदा रखने के लिए सरकार को पैसा देना पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खराब होती है वो होती है वर्क कल्चर। किसी भी कंट्री को कोई भी चीज अगर मेंटेन करता है, कंट्री की कैपिटल कितनी है, कंट्री के पास कितना पैसा है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वर्क कल्चर। कंट्री हमेशा राइज करती है अपने वर्क कल्चर पे। वर्क कल्चर बहुत ही इफिशियंट होना चाहिए। वर्क कल्चर क्या करता है? वर्क कल्चर जो होता है वो रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करता है। क्या करता है? रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन यानी संसाधन का महत्तम प्रयोग, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। अब मेरी बात हो रही थी संसाधन का महत्तम उपयोग क्या होता है, यानी आपके पास, सभी के देशों के पास संसाधन सीमित हैं, कभी भी इनफाइनाइट जो है संसाधन नहीं हो सकते। आप उन संसाधनों का कितना सही प्रयोग कर पाते हैं, कितना उसकी इफिशियंसी को बढ़ा पाते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब यहां पर बात आ गई, अब भारत 1947 में क्या होगा? मिक्स इकोनॉमी बन गया। चलो होगी कोई मजबूरी, ठीक है ना, लेकिन हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ था। तो यहां पर क्या हुआ? भारत ना समाजवादी रह गया ना पूंजीवादी। तो वहां पे एक स्टेटमेंट मैंने कई बार बताया, यहां पे क्लास में यूज करता हूं कि भारत आदर्श में समाजवादी है, लिखना चाहो तो लिख लो, और व्यवहार में पूंजीवादी है। भारत आदर्शों में समाजवादी है, इन प्रिंसिपल इट इज सोशलिस्ट, इन प्रैक्टिकल इट इज कैपिटलिस्ट। अब ये क्या हो गया? ये हो गई प्रॉब्लम। भारत आदर्शों में समाजवादी है और व्यवहार में पूंजीवादी है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, समझाएं? एक पुलिस वाला है, अभी पूछ रहा सैलरी किस हिसाब से तय होती है? समाजवाद के हिसाब से, है ना? पता करना सैलरी कितनी होती है। अब तो इतना वेतन आयोग लगा दिया 1991 के बाद से, नहीं तो बहुत। कभी आपने पुलिस वालों क्वार्टर देखे जो सिपाही होते हैं? मैं किसी का भी एग्जांपल ले, आप रेलवे के किसी कर्मचारी का ले लो, सरकारी क्वार्टर वो पीला पीला रंगा हुआ, ठीक है, वो क्वार्टर मिलते हैं, बहुत पुरानी छतें होती हैं, माहौल बड़ा सा अजीब सा बना रखते हैं। कभी जाना किसी रेलवे कॉलोनी में, कभी पुलिस वालों के क्वार्टर में, ठीक है। चलिए भाई, आपने सब कुछ समाजवाद के, तो आपको शिक्षा स्वास्थ्य भी तो समाजवाद में रखना चाहिए था। कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने बना रखे थे? कितने इफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं आपके पास? आप कहेंगे सरकार ने सरकारी अस्पताल बनाए, सरकारी। कौन सा नेता, कौन सा बड़ा आदमी आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? बता के दिखाओ मुझे। अभी मैंने इसी गवर्नमेंट के कितने जो है वो लोगों को देखा, सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे, किसी का इंडिया में पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहे इंडिया में। सरकारी स्कूल का क्या मतलब बना रखा है? सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालय छोड़ दो, उसमें भी आपका एडमिशन कितने सेंट्रल कर्मचारियों का उसमें रिजर्व होता है, आम बच्चे तो उसमें जा भी नहीं पाते हैं। एक आध नवोदय विद्यालय हो गए बस, वो भी कितने, भारत की आबादी के मुकाबले कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मान लो मैं एक पुलिस वाला हूं, मेरी सैलरी है मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, घर में शिक्षा स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा है, तो मैं गया स्कूल में एडमिशन कराने। स्कूल आपने दे दिया प्राइवेट को। सरकारी स्कूलों की हालत, कोई भी शिक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहेगा। कभी आप ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो बोले ये पंचर की दुकान पे काम करते थे, अभी हाल ही में नए नए डॉक्टर बने, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब सिल दीजिए, थोड़ा सस्ता सिलिएगा। अब कभी नहीं कहोगे। आप अगर जो है वो स्ट्रेचर पर लेटे हो, ऑपरेशन थिएटर में जा रहा, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कैसे हैं, डॉक्टर साहब मैं बस तो जाऊंगा ना। आप सवाल 50 बार पूछते हो, आपके रिश्तेदार पूछते हैं। ये आपको डॉक्टर रेट लिस्ट दे, देखिए सर ये प्रीमियम ऑपरेशन है, ये हल्का वाला सबसे सस्ता ऑपरेशन नीचे है। बोले ये कौन करेगा? बोले ये हमारे पंचर मिस्त्री है, ठीक है, ये अभी अभी जो है ये वहां भी अच्छा सिलते हैं, यहां भी अच्छा सिलेंगे, यही करेंगे। हाँ ठीक है, ये एनेस्थीसिया प्रीमियम, इसमें बिल्कुल आपको दर्द नहीं होगा, इसका रेट ये है, ये नीचे सबसे सस्ता है एनेस्थीसिया। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें पुराना मोजा सुखाया जाएगा। अगर आप बेहोश हो गए तो आप कभी एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे आप? है? नहीं करेंगे। रीजन? बिकॉज ऑफ ये कुछ जो फंडामेंटल हमारी नीड्स होती हैं, जो इसको हम लोग मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत डिग्निफाइड चीजें होती हैं, हम उसके साथ कभी समझौता
कर ही नहीं सकते। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी इनकम ग्रुप में हो, आप खुद नहीं करोगे। क्या डॉक्टर साहब सस्ता कर दिए, कपड़ा खरीदते समय आप सस्ता मांग लोगे, हाँ कोई बात नहीं है। आप चले जाओगे सरोजनी में जाके या कहीं पे भी आप जाके सस्ते कपड़े खरीद लोगे, सस्ते जूते खरीद लोगे, बच्चा नाइकी जैसा लग रहा है नहीं कोई बात नहीं। आपने देखा होगा प्राडा का पर्स लेके लोग कितना घूमते हैं, 250 रुपए का, यही अट्टा में बिकता है लिखा होगा उस पर प्राडा, कोई बात नहीं है। गुची, और वो कौन सा एक फॉरेन का ब्रांड आ रहा है, एलवी, ठीक है, सेम टू सेम लेके घूमेंगे, उसमें मगरमच्छ का जैसा चपड़ा दिखाई पड़ेगा, भले चाहे प्लास्टिक को, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी लेके घूम रहा है, वहां चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शादी में वो जो नेकलेस पूरा जो कंठहार लगा के घूम रहे हैं, चोर बड़ा परेशान है। एक बार एक चोर ऐसे, किसी महिला जा रही थी रात में, शादी से निकली, कंठहार उसका छीन लिया, गए सोनार की दुकान बेचने, बोले आज 9 लाख का हार छीना है, बोले अबे नकली है। फिर वो लौट के अगले दिन वो महिला वहीं गुजर रही, जाके फारे झापड़, बोले पूरा हमारा पेट्रोल खराब कर दिया, पूरा टाइम खराब कर दिया, ऐसी कि तुम लोग चीजें लेके घूम रहे हो। वहां चल जाएगा, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में नहीं चल सकता। अब भारत के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये देखो। अब भारत के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब मेरी इनकम है 20,000 रुपए, मेरे माता पिता को इलाज कराना है। अब या तो मैं सरकारी अस्पतालों की लाइन लगाऊं, वहां ऑपरेशन की डेट नहीं है, कुछ नहीं है, इधर छोटे बच्चे को पढ़ाना है। तो मैं गया प्राइवेट स्कूल में, अब उन्होंने कहा कि वहां आपको पता ही है, फिर वहां से तो किडनी मांगना शुरू करते हैं, फिर वहां 10,000 20,000 रजिस्ट्रेशन का, ट्यूशन का, ड्रेस का, अरे उनकी किताबें हमारे यहां से खरीदेंगे, फलाना, उनका पूरा एक चलता है। 10 रुपए की किताब आपको 100 रुपए में बेचेंगे, मजबूरी है। अब पता चला उसकी स्कूल की फीस ही 20,000 रुपए आ गई, मेरी इनकम 20,000 रुपए। मैं बड़ा ईमानदार बनना चाहता था, ऐसा नहीं कि सरकारी अधिकारी जो है बेईमानी कर रहे हैं भाई, बहुत ईमानदार लोग हैं और बहुत अच्छे से काम करना। सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये समझो, ये जो ऊपर का सिस्टम बना हुआ वो कैसे काम करता है। अब बाबू हुआ ये कि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरा बहुत शौक है भाई, मैं सिपाही बन के रह गया, मैं अच्छी एजुकेशन मुझे मेरे कारण से नहीं मिल पाई। अपने बच्चे को पढ़ाना हर माँ बाप को शौक होता है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, मेरा बुढ़ापा सेटल हो जाएगा। भारत में तो कम से कम चलता है, अमेरिका में तो चलो 18 साल का लड़की लड़का हो गया, उसका अपना मकान होना चाहिए, माँ बाप के साथ रहना वहां तौहीन माना जाता है। हमारे यहाँ माँ बाप से अलग रहना तौहीन माना जाता है, कम से कम अभी तक समाज में थोड़ा बहुत है। ये आजकल वृद्धा, ये जो नई वो आई है, यो जो जनरेशन आई है, वो अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है। पहले माँ बाप से अलग हुआ, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं एक ही घर में, डू नॉट इंटर वाला हिसाब किताब हो गया है। लेकिन अभी भी कम से कम जो मेजॉरिटी भारतीय समाज है वो अभी भी अपने माँ बाप को अपने साथ रखता है। माँ बाप अलग रह रहे हैं तो ये शर्म की बात मानी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में माँ बाप भी अपने बच्चे की पढ़ाई को पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कि भाई मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा तो हमारा बुढ़ापा अच्छा कटेगा, ये हमारे समाज की परंपरा है। अब ये देखो 20,000 रुपए मैं बच्चे की फीस भरने जा रहा हूं, उसकी स्कूल कॉपी किताब कैसे मैं उसको मेंटेन करूंगा। हम आदर्श में क्या है, समाजवादी। आईएएस की सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी से के बराबर होती है। 5-5 6-6 साल दिमाग का जो दही हो जाता है, जीवन ऐसी तैसी हो जाती है। इन 5-6 साल की जो जर्नी में इतनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जिससे मोहब्बत करते उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, दुनिया भर के सारे कांड इसी में हो जाते हैं। जो तुम्हारे घर के बगल में था लगुआ भगुआ, उसकी नौकरी लग के शादी होके, और उसके यहाँ जो गोद भराई की रस्म में तुम्हारा इनविटेशन आ जाता है, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हो, सारे कांड इसी जो है तैयारी में हो जाते हैं। और फिर उसके तुम्हें एक पोस्ट मिलती है और उसमें तुम्हारी सैलरी एक प्रोफेसर की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बराबर होती है। अब बताओ, 6-6 साल रिश्तेदारों के ताने सुनते सुनते कान में जो है वो मवाद पैदा हो जाता है, ये स्थिति होती है। राइट, सर के बाल उड़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, सब कुछ के बाद एक आईएएस की पोस्ट मिलती है और उसकी सैलरी बराबर। अब बताओ क्या, एमपी लैड का करोड़ों रुपया मेरी हाथ के नीचे है, डिजास्टर मैनेजमेंट के 100 करोड़ रुपए मेरी कलम के नीचे है, मैं लॉ एंड ऑर्डर का बॉस हूं, मैं एजुकेशन का बॉस हूं, सारे कम से कम 29 डिपार्टमेंट मेरे अंडर में है, हर डिपार्टमेंट के पास 100 करोड़ का बजट है, 2900 करोड़ रुपए मेरी कलम के नीचे चल रहे हैं, मुझे सैलरी दे रहे हो तुम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर। किसी ने का गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, कहां कभी एसडीएम की पोस्टिंग में बंगला देखा करो, है ना, देखा करो। वो तो बात की ये सुनहरी कहानियां बहुत बात 4-5 साल नौकरी घिसने के बाद मिलती है,
जब पहली 2 साल की जब पोस्टिंग होती है तो वो तुम्हें राजधानी में नहीं रखते हैं, वो तुम्हें ऐसी ऐसी जगह भेजेंगे जहां तुम्हें अकेले जाने में भी डर लगे, जहां कोई नहीं जाता हो वहां तुम पहुंचोगे और वहां काम करोगे। समझ में आया? फिर देखना बंगला किसे कहते हैं। बंगला मिल भी जाएगा तो वहां रहने का मन नहीं करेगा। एक आप हैं, कुछ सांप हैं बस वही वहां पे हैं, वही वहां रहते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे बंगले भी मिल जाते हैं। लेकिन खैर, अब ये बताओ, ये गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं काम क्यों करूंगा? मान लो तो बहुत आपके अंदर ईमानदारी की चुल्ल कटी पड़ी है, 2-3 साल रहती है, ठीक है, बहुत आप बढ़िया काम करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे आप? आपकी ऐसी तैसी होनी है, आपकी ऐसी तैसी होनी है। ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं रहे, करते हैं, लेकिन वहां कई लोग बेईमानी भी नहीं करते तो वो काम भी नहीं करते। क्यों? आपने कुछ किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई, कोई धार्मिक समूह आ गया, कोई दबाव समूह आ गया, कोई लीडर आ गया, आपको पूरे टाइम नौकरी बचानी है अपनी, बस आपको नौकरी बचानी है, नौकरी करनी नहीं, नौकरी बचानी के। भाई लॉ एंड ऑर्डर से चलेंगे हम, तो आप धीरे धीरे पत्थर से हो जाते हो कि मुझे अपनी नौकरी बचानी, मैंने जो किया वो नियमावली के हिसाब से किया। सामने आदमी मरता रहे, मर जाए, ये होना है होना है, मेरी नियमावली क्या कहती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पता चला आपके डिपार्टमेंट को फंड ही नहीं आया, फंड ही नहीं आया, बिना फंड के क्या करोगे? बिना फंड के क्या करोगे? और मैं नहीं कह रहा हूं, एक दिन मेरा इंटरव्यू जो है हीरा सिंघल के साथ हुआ, हाईएस्ट टॉपर, तो महिला अधिकारों के लिए बहुत मेहनत करती थी। तो हुआ ये, जब डिपार्टमेंट में गई एज एसडीएम, तो वहां टॉयलेट बहुत गंदे थे जहां पे वो लोकल डिपार्टमेंट, तो वहां पे पुरुषों के लिए तो टॉयलेट, उनको तो टॉयलेट वायलेट की भगवान ने जरूरत दी नहीं है, ठीक है ये बुरी हालत है। महिलाओं के लिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी से तैयार होती, याद रखें इस बात को। चाहे कोई शहर हो, चाहे टाउन हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, अगर वहां महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट है, साफ सुथरे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वहां दिव्यांगों के चढ़ने उतरने के लिए जगह है, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी भी शहर, किसी भी जगह की अगर आप उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, समावेशी विकास चेक करना चाहते हैं, आप ये 2-3 फैक्टर चेक कर लीजिएगा, क्या महिलाओं के लिए साफ सुथरे सुरक्षित टॉयलेट है कि नहीं है। बिकॉज जो बेसिक एमिनिटीज होती है, जिसे अभी मैं मूलभूत सुविधाएं कह रहा था, जिसमें मैंने अभी आपसे बात किया, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत पुरानी बात हो गई, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तीसरी चीज होती है डिग्निटी। अगर डिग्निटी नहीं है, आत्मसम्मान का, अगर आपका लाज शर्म का जो ध्यान नहीं रखा गया, तो आप कभी भी एक समावेशी समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको एक थीम बता रहा हूं। आखिर भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू क्यों किया गया? व्हाई इट स्टार्टेड? क्यों शुरू किया गया? क्यों ओपन डिफिकेशन फ्री घरों में जो है शौचालय बनाने के लिए मैंडेटरी किया गया? क्यों डीएम्स के ऊपर प्रेशर आया कि ओडीएफ आपको जो है वो डिक्लेयर करना है, ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच। उसमें भी सबसे पहले किसकी मर्यादा का ध्यान रखा गया? महिलाओं की। क्यों जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, लिखो वर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने कहा ना, मिलेनियम एमडीजी जब पहले आया था कि महिलाओं का हमें नामांकन बढ़ाना है स्कूल में, तो महिलाएं क्यों जो है वो शिक्षा से बाहर हो गई? क्यों बाहर हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ टॉयलेट नहीं थे। तो जो जीईआर है सबसे खराब, उस पर असर पड़ा, ड्रॉप आउट्स बढ़ गए, और ड्रॉप आउट में सबसे बड़ा परसेंटेज किसका था? महिलाओं का। क्यों? क्योंकि टॉयलेट्स नहीं थे। डिग्निटी इज अ बेसिक नीड। अब ये समझ लेना, जो आप रोटी कपड़ा मकान, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो वहां पर, हाँ हम समझ गए, शादी का तुम्ही ने जवाब दिया था, याद है मुझे। तो वहां पर डिग्निटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप किसी शहर को देखना चाहो, किसी जगह को देखना चाहो, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रीजन है, यही मैं आप इसको कलेक्ट करिए, चाहे जैसे भी आप कलेक्ट करिए, ठीक है, आप इसको कलेक्ट करने की कोशिश करिए। तो डिग्निटी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसी रूप में सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, ये लिखो अब आप, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है जहां पर यह कहा जाता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में, आप किसी भी, स्पेशली अगर वो फीमेल है, आप उसको वॉशरूम यूज करने से रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अगर आपने उसको रोका तो आपके ऊपर क्या होगा? दंडात्मक कार्रवाई होगी, ये ऑफेंस माना जाएगा। यानी अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं और आप कहते हैं कि आई वांट टू यूज वॉशरूम,
तो ये जजमेंट क्यों दिया गया? बिकॉज डिग्निटी जो है वो क्या है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि सम्मानजनक जीवन, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। देख लिया? जहां भी डाउट हो दोबारा पूछ लिया करो उसको। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हिंदी में सकल नामांकन अनुपात, यानी स्कूलों में लड़कों के मुकाबले कितनी लड़कियों का एडमिशन हो रहा है, लड़कों के मुकाबले कितनी लड़कियों का एडमिशन हो रहा है। अब वापस आते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई? हम ना रह गए समाजवादी, ना रह गए पूंजीवादी। तो हमने आदर्शों में रखा समाजवाद और व्यवहार में हो गए, मॉल खुल रहे धड़ाधड़, किसका मन नहीं होता वहां जाए, शॉपिंग करें, घूमे फिरे, और सैलरी आ रही है समाजवाद की। तो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में जो गैप है वो क्या पैदा करेगा? करप्शन। ये करेगा करप्शन, भ्रष्टाचार। भाई एक तरफ समाजवाद है जो कह रहा है कि सबकी बराबर सैलरी, तो समाजवाद तब होता ना, समाजवाद में क्या होता है भाई, खाना सरकार देगी, शिक्षा, सारे स्कूल किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, आप जाइए और इलाज कराइए। तो जहां कम आबादी वाली देश होते हैं वहां पर ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन भारत 1 अरब 40 करोड़ है। तो ये रहा समाजवाद और ये रहा पूंजीवाद। मॉल खुल रहे हैं धड़ाधड़, हर चीज महंगी हो रही है, टीवी सबको चाहिए। आज झुग्गी झोपड़ी में तुमने देखा होगा एक कॉमन चीज, ऊपर डिश एंटीना लगा होता है, नोटिस किया है? खपरेल का भी मकान हो, झुग्गी झोपड़ी हो, बगल में जाके देख लो, और वहां एक कॉमन चीज तुम देखोगे, छतरी, छतरी। तो आज सबको ये चाहिए, ये गवर्नमेंट ने दिया। जब ये प्राइवेट सेक्टर इनको बेच रहा था तो इनसे पूछा था तुम्हारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? ऐसा कहीं है? क्या पूछता है कि भाई ये 2,000 रुपए की चीज है, ले सकते हो तो इसको ले लो। अब 2,000 रुपए की चीज उनको देना पड़ेगा। वहां पे उनसे पूछा गया कि आपकी पीसीआई कितनी है, आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर है कि नहीं है? राशन की दुकान पे पूछा जाता है, यहां पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो ये जो पूंजीवाद और समाजवाद का गैप है, ये जो सेगमेंट है, इसी ने क्रिएट किया भ्रष्टाचार। ठीक? तो जब सरकारी अधिकारी आगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कुछ बताने की आवश्यकता है। ये सिस्टम कह रहा है करो आप, ये सिस्टम कह रहा है। अब सरकार तनख्वाह ज्यादा बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि क्या है, जो सैलरी है वो लायबिलिटी में है, वो कैपेक्स नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो लायबिलिटी फैक्टर है, यानी उत्तरदायित्व तो है, उसके बदले वो कुछ पा नहीं रही है। तो ये सैलरी बढ़ा नहीं सकती। मार्केट अपने आप घुसता चला जा रहा, मार्केट घुसेगा ही घुसेगा भाई। 1991 के बाद से आपने मार्केट खोल दिया। मैंने कल आपको बताया था कि हमारा मौका 1991 था। हम उस समय अगर सही तरीके से अपने आप को, अपने जो पुरानी चीजों को छोड़ते हुए हमने प्रैक्टिकल चीजें अपनाई होती, तो शायद आज हमारी स्थिति अलग होती है। हम किसी एक मॉडल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपको यूपीएससी देना है, तो अब इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? उनसे वो पूछा जाता है अक्सर कि भारत इस समय समाजवादी या पूंजीवादी। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये तो हमने समझने के लिए कर लिया, प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम है कहां? ये भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली आना है। ठीक है, इनको आपने दे दी पावर, इनको दे दी इफिशियंसी। अब एक ही चीज को दो लोगों में बांट दिया, बवाल तो होना ही होना है। बवाल तो भाई, मैं सरकारी अधिकारी हूं तो मुझे सुरक्षा दे दी। क्या दे दी आपने? समाजवाद की सबसे खास बात क्या होती है? सुरक्षा। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है ना, सिक्योरिटी है, कुछ भी होगा सैलरी तो आएगी, मामला तो मेंटेन रहेगा। और देखो समाज भी इसको एक्सेप्ट करता है, समाज भी इसको एक्सेप्ट करता है। भले चाहे नारीवाद पे कितनी बात आ जाए, लेकिन लड़की के पिता जब लड़का ढूंढने निकलता है तो फिर क्या होता है? लड़के का रंग रूप नहीं देखा जाता, कहावतें बदल जाती हैं। कहते घी का लड्डू टेढ़ा ठीक वो लड़का घी का लड्डू हो जाता है। बोले क्या सरकारी नौकरी है, और ये भी मतलब, अरे बोले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, बोले कौन सा विभाग में? अरे मलाई वाला है। फिर तो काम सेट होता है। पूरा मोहल्ला इस बात को जानता है भाई, पूरा सोसाइटी जानती है हमारे यहाँ करप्शन जो है एक्सेप्टेड नॉर्म्स है। क्या बात कर रहे हो तुम?
ये सब टीवी डिबेट में बैठ के बतियाने के लिए, अरे बहुत भ्रष्टाचार है। हर घर में ये एक्सेप्टेड नॉर्म है, ये हमारा बिहेवियर सेगमेंट है। तुम्हारे घर में भी है यार, हमारे घर में भी है, छोटे और बड़े स्तर पे। बोले सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अरे शादी है रिंग किया की, बोले फिर क्या करेंगे, बोले अरे ब्लैक में मिल रहा है। तो ब्लैक किसे कहते हैं? तुम्हें तो सरकार ने 4 सिलेंडर दिए, 2 सिलेंडर दिए, ये ब्लैक में सिलेंडर क्या होता है? बोला किसके घर में नहीं है? आपके घर में रेड कलर वाला जो है गैस आ सकता है 14.6 किलो का, लेकिन शादी में कौन सा सिलेंडर लगता है? वो बड़ा वाला आता है ना, जिसमें ऊपर ब्लू पट्टी लगी होती है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो कमर्शियल यूज के लिए है। जिसमें वो पूरियां चल रही है धनाधन और बिरयानी जो बन रही है वो वहीं से बन के आती है। ठीक है, समझ गए ना? हर आदमी जुगाड़ में लगा पड़ा है। किसी का कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी में हो, देखो वो बढ़िया विभाग में हो, थोड़ी पावरफुल पोस्ट पे, अरे कुछ जमीनों में निकली कि नहीं? हाँ, अरे जुगाड़ कराओ यार। हर आदमी जुगाड़ में लगा पड़ा है। ये सब डिबेट में बैठ के बात करना, अरे बहुत भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो हर आदमी को अपनी औलाद बहुत सुंदर लगती है। वो कहते हैं ना कि भारत में एक परंपरा चलती है कि हर आदमी को अपना बच्चा दूसरे की बीवी बहुत सुंदर लगती है। वही चीज यहां पे भी हमारी काम आती है। हमारा भ्रष्टाचार हमें व्यवहार की चीज लगती है। हर बात के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, आप देखे होगे, जैसे कोई ईमानदार आदमी करेगा, अरे मैं करा के रहूंगा, अरे एक बड़ा आदमी आता समझाता, अरे ऐसे थोड़े ना होता है, अरे बड़े बाबू हमको जानते हैं, ले दे के काम कर लेंगे, कितना तुमसे बोल रहे थे? 2000, अरे रुको हम 500 में कराते हैं। कर क्या रहे हो आप? ये बात बुरी लगती है, हम लोग को बुरी बहुत लगती है यार, बड़ी दिक्कत ये है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो यहां पर वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, गैप हमने क्रिएट किया है। एक दिन मैं सोच रहा था, मैं बोल दूंगा तो वो पब्लिक डोमेन में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा कि भारत में इनके पास पावर है, हर चीज की पावर है। सरकार पता नहीं क्यों हम पूरी तरीके से, एक तो कबूतर हमें बना दिया कि हम, जैसे अभी बच्ची ने आंख बंद कर लिया ना, मैंने इसकी तरफ डंडा फेंका, इसने आंख बंद कर लिया, हम यही कर लेते हैं कि हम आंख बंद कर लेंगे, डंडा हम तक नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं भाई, काम कराने का सबको इंसेंटिव दे दो। चाइना में होता है, चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, कि भैया ये काम कराया, इस काम का 2% तुम्हारा ले। वो वैसे भी रहे, लेकिन वो काम कर नहीं रहे। मुझे कैसे मेरे काम का जो है प्रमोशन मिलेगा? मैं क्यों काम करूंगा? प्राइवेट आदमी को काम करते इंसेंटिव मिलता है कि नहीं? ज्यादा काम किया तो आपको सैलरी में बोनस मिलेगा, फलाना मिलेगा, मेहनत से काम करता है, अपने टारगेट पूरे करता है। सरकारी अधिकारी को क्या मिलता है? ट्रांसफर मिलता है। कल को जांच बैठ जाएगी, जबरदस्ती की जांच बैठ जाएगी। भाई साहब सेट कर दो, जितने का प्रोजेक्ट है 2% तुम्हारा। मैं साहब तुम्हें घर से बुला बुला के काम कराएंगे। मैं कह रहा हूं भारत का विकास की यात्रा 20 साल में कंप्लीट हो जाएगी। भारत के पास पोटेंशियल है, क्योंकि ये बैठे हुए हैं ना सारे के सारे काम रोकने के लिए, तो तुमसे ऐसे ही ले रहे हैं। फिक्स कर दो भाई, ये भी लेते तो परेशान रहते ना, डर में जीते हैं कि आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाएंगे। तो 2% फिक्स कर दो। हम तो कह रहे हैं, मेरा तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, 2% फिक्स कर दो, काम करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें फोन कर करके एक आदमी रख लेंगे, हाँ भाई साहब कोई काम तो नहीं आपका, जो आप ये घूमते हो कि मैं ही जिंदा हूं, मेरा जन्म प्रमाण, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र। आदमी ना मर गया कागज पे, वो अपना कह रहा मैं जिंदा हूं। बोले हम कैसे मान ले तुम जिंदा हो? कागज बोलता है। सर मेरा ये काम कर दीजिए, आपको घर से पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। सरकार बोले काम कराओ, 2% ले जाओ काम का। अभी आपने यूपी में देखा है, सीनियर IAS ऑफिसर 814 करोड़ रुपए की घूस एक प्रोजेक्ट पे, कि हम तुम्हें प्रोजेक्ट दे देंगे, 814 करोड़ रुपए हमें दे दो। कोई लुकी छुपी बात थोड़े ना है, करोड़ों करोड़ों का गेम चल रहा है। ऐसे थोड़े 6-6 साल लोग तैयारी में लगे रहते हैं, उन्हें पता है कि 6 साल, अगले 6 साल में सब बराबर मस्त हो जाएगा मामला। ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं। क्या करना होगा? हमें इस ब्लर सिचुएशन को खत्म करना होगा। हमें डिसाइड करना होगा हमें जाना कहां। तो अब इज्जत से लिखो, वो जो तुम्हें मीठी मीठी बातें करनी, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, देश सेवा, अब लिखो उसके बारे में, वो भी तो जरूरी है। लिखो, पूछा जाए भारत समाजवादी है या पूंजीवादी है, तो क्या लिखोगे? आंसर क्या बोलोगे? लिखो भारत समाजवाद के, भारत जो है पूंजीवाद के माध्यम से, तुम्हें हाँ लिखो पहले, भारत पूंजीवाद के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, समझ गए ना? हाँ, भारत पहले लिख लो, एक पूरी स्टेटमेंट लिखो, भारत पूंजीवाद के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर, विद द हेल्प ऑफ कैपिटलिज्म
इंडिया वॉन्ट्स टू अचीव द हेल्प ऑफ कैपिटलिज्म, बॉक्स में कर लो, हाँ चाशनी में जो कैपिटलिज्म इंडिया वांट्स टू अचीव टारगेट ऑफ या गोल्स ऑफ सोशलिज्म। तो हमने क्या बोला था अपने डीपीएसपी में, हम कल्याणकारी, हम ये नहीं बता पाए इसमें कल्याण किसका होगा हमने कहा हम कल्याणकारी राज्य होंगे। वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया नीचे बैठा है भगुआ गांव में, कब होगा हमारा कल्याण? कल्याण हो रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो जो राजनीति में घुस गए हैं, वो पावर फैक्टर में घुस गए हैं, जिन्होंने ठेके बड़े बड़े उठा लिए हैं, कल्याण हो रहा है भाई। हिमाचल में जब कल रिपोर्ट आई, तो कल की रिपोर्ट में इससे पहले भी जब डिजास्टर हुआ था 3-4 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने एक सीआईडी फॉर्म की थी, वो रिपोर्ट दबा दी गई। उसमें क्या पता चल रहा है कि हिमालय के किनारे ये नदियां ठीक ठाक काम करती हैं, उनके किनारे बड़े बड़े बोल्डर पत्थर पड़े होते हैं, तो उन पत्थरों को तोड़ तोड़ के ये मकान जो बनते हैं वहां पे गिट्टी जाती है। तो 64 क्रशर्स को ही केवल जो है सरकार की अनुमति थी, और 164 क्रशर चल रहे थे, यानी 100 से ज्यादा इलीगल। जो क्रशर यानी पत्थरों को तोड़ देंगे, जब पत्थरों को आप तोड़ देंगे तो नदी के पानी को रोकने वाला है नहीं, वो अपने साथ क्या बहा के लेके जाएगी? सब कुछ बहा ले जाएगी। वो अपने किनारे को तोड़ते हुए घुस जाएगी जहां पे घुसना होगा उसको। तो ये हो रहा है इलीगल माइनिंग। तो भाई साहब यही हो रहा है। ये पेड़ किसने काटे? जो कल वो बह के आए, वो पेड़ किसने काटे? क्या ये गवर्नमेंट को पता नहीं था कि पेड़ काटे जा रहे हैं? एक पेड़ काटा जा रहा है, 2 पेड़ काटा जा रहा है, पूरा इतना बड़े कि कई जो है एरिया में, किलोमीटर एरिया में वो पेड़ फैले हुए हैं। तो इसका मतलब इतने बड़े पैमाने पे कटाई चल रही, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा है? सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है। तो क्यों सब लोग कर रहे हैं? तो भाई सब चीज, इसको मुझे लगता है समय आ गया है कि हम थोड़ा सा लीगलाइज करें। हाँ भैया काम कराओ, ले जाओ पैसा ले जाओ, सबको पैसा अच्छा लगता है। ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं बेचारे चलेंगे वो कौन सी गाड़ी से अल्टो से चलते हैं, देखा इनकी गाड़ियां, जो इनकी निजी गाड़ियां होती हैं, इनको पूरा मेहनत लगाना पड़ता है। अब बाद में जब कभी एक आध दिन धराते हैं तो घर से पता चला कि नोट गिनने की 4 मशीनें रखी। निकलता है ना, वॉल्ट में निकलता है, गड्डियों अलमारियों गड्डियों में भरी पड़ी, तुम्हारे कपड़े भरे रहते हैं, इनके गड्डियां भरी रहती हैं। तो है तो सबके पास, तो बस उसको लीगलाइज कर दो। तुम्हारे घर फोन आएगा, सर कोई काम तो नहीं है आपका, घर से होम डिलीवरी होगी। ठीक है, सरकार को भी ये सोचना चाहिए, भ्रष्टाचार अदरवाइज रुकेगा नहीं। सबको सब कुछ पता है और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भैया हम कमाएंगे, हम काम करेंगे। चाइना में होता है, चाइना में आप गए, पैसा आपके पास है, आपके पास तुरंत 2 अधिकारी साइन कर दिए जाएंगे कि इस आदमी को कोई भी जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत के साइन। बिजनेस वो चाइना में जाके करता है। आप चाइना एयरपोर्ट पे उतरिए, बताइए कि मेरे पास इतना पैसा, मैं चाइना में बिजनेस करने आया हूं। वो आपको ना जैसे दामाद को ट्रीट करते हैं वैसे आपको ट्रीट करते हैं। आप कभी भी मशीन, आपको मशीन वहां ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में ले जाएंगे। इनके ऊपर दबाव होता है कि अगर कुछ 19-20 हो गया, इनके ऊपर सीधे जो है कार्रवाई होती है, सीधे इनको सजा मिलती है। तो वो एक्चुअली में साम्यवादी होते हुए भी वो बिजनेस कंट्री है, उसको बिजनेस समझ में आता है, इसीलिए आज वो इतना पावरफुल बन गया है और हम यहां धरे रह गए। हमारे यहाँ बिजनेस कोई करने आता है तो पहले से सब अपना अपना हिस्सा है, हमार कितना, उसकी ऐसी तैसी कर लें। फिर माफिया सोचता है कि यार सब कमा रहे हैं, हम क्यों ना कमाएं। अगले दिन रंगदारी के लिए फोन आ जाता है कि उठा लेंगे तुम्हें, सबको यहाँ बांटो, उसके बाद बचेगा क्या। तो कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था भारत के पूंजीपतियों के बारे में, और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि भारत का जो पूंजीपति है वो बेसिकली क्रोनी कैपिटलिस्ट है। लिखो वर्ड क्रोनी कैपिटलिस्ट, लिखो क्रोनी पूंजीवाद। बहुत बुरा लगेगा लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। भारत का जो पूंजीवाद है वो क्या है? क्रोनी कैपिटलिस्ट है। क्या होता है क्रोनी कैपिटलिस्ट, क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है? जब राजनेता और पूंजीपति दोनों एक साथ मिल जाते हैं, नेक्सस बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म। अंदाजा देखो, ये मिस्टर एक्स है, बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही समझ जाना। ठीक, मिस्टर एक्स है, ये गवर्नमेंट के साथ, कोई भी गवर्नमेंट, इसमें कोई भी पाक साफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें बड़ी फंडिंग चाहिए, छोटी मोटी नहीं, पीआर मेंटेन करना पड़ता है, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती। ये हमारे राजनेता हैं। ठीक है, टोपी पहना दे इनको, क्योंकि ये जनता को वही पहनाते हैं। ठीक है, चलो भाई,
ये हमारे राजनेता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, नेक्सस बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड नेक्सस, हाथ मिला लेते हैं। यानी इसका काम है पॉलिसी फॉर्म करना, इसका काम है बिजनेस करना, क्रोनी कैपिटलिज्म। इस साहब ने पॉलिसी बनाई, इस पहाड़ पे कोई भी पर्यावरण संकट नहीं है, यहां पर माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया, किसको दे दिया, सारे नॉर्म चेंज कर दिए, बोले कोई समस्या की बात नहीं है, यहां पर कोई भी इन्वायरमेंटल सारे क्लियरेंस दे दिया, बोले आप माइनिंग करिए। वहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनको विस्थापित करा दिया, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। कंपनी ने कहा हम आपको प्रॉफिट में इतना % पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे आपको दे देंगे। हो रहा है, खुल के हो रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग दे दी, ठीक है, कि भाई आपके पार्टी को इतना चंदा जाएगा, आप लड़िए, चुनाव लड़िए, आपको क्या फायदा होगा, बोले पॉलिसी आपके लिए चेंज हो जाएगी। 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकालो। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग हो रही थी। पश्चिमी घाट क्या है, भारत का क्या है, बायोस्फीयर बोलते हैं उसको। बायोस्फीयर तो एक छोटा सा हिस्सा है। कितने दिन से मैंने हिंसा नहीं की है। हाँ, बायो डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक और बताओ। नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधा, प्लांट, पक्षी, चिड़िया, सबका नाम ले लो। नॉर्मन मायर्स ने कोई कॉन्सेप्ट दिया था, पढ़ाया हुआ है क्लास में, उठा के पिछले क्वेश्चन देखो। नॉर्मन मायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ गदाधारी बीम बोलो, क्या कॉन्सेप्ट है, ओ भाई साहब, हाँ हाँ याद आ रहा है, एक आध हॉट स्पॉट हाथ पे बन जाएगा। हॉट स्पॉट किसका कॉन्सेप्ट है, नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट। तो भारत का जो सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट है, नॉर्मन मायर्स लिखो बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट, इसकी दो कंडीशन भी लिखाई थी तुम्हें कि हॉट स्पॉट कहते किसको हैं। 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो जो सह्याद्री है वो क्या है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रीजन है, ठीक है। इसके बाद अगला हॉट स्पॉट कहां जाता है, जावा, सुमात्रा, न्यू पपुआ गिनी तक हमारा हॉट स्पॉट मूव करता है, जहां पर इंडिजीनियस प्रजातियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां की देशज प्रजातियां ज्यादा होती हैं। चलो, तो अब क्या हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको पेड़ काटने हैं, इसको माइनिंग करनी है, वो पैसा किसको जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के मर रहा है कि नदियों से आज जो बालू की हो रहा है वो कितने भयानक स्तर पे हो रहा है, बहुत भयानक स्तर पे हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता, पूरा नीचे से ऊपर तक हर कोई देश में खा रहे हैं बैठ के। इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। रीजन क्या है, कैसे पहचान सकते हो, आज भारत में कुछ उद्योगपति ऐसे जो हाईली फंडेड हैं, उनकी जो संपत्ति है, अगर फोर्ब्स देखोगे, फोर्ब्स में आते हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। क्लियर है, अब तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा भारत का पूंजीपति कर क्या रहा है, भारत की राजनीति कर क्या रही है। बट वेयर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट दे आर डूइंग, आर दे क्रिएटिंग समथिंग। भारत में नया विंडोज बन गया, भारत का अपना खुद का सोशल मीडिया नहीं है भाई, भारत के पास अपना गूगल नहीं है, भारत के पास अपना जो है इंस्टाग्राम नहीं है, अपना ट्विटर नहीं है, चाइना के पास सारा, सारी इंफॉर्मेशन आपकी बाहर जा रही। भारत एआई क्यों नहीं बना पाया, हमारे पास क्या चीजों कमी थी। तो ये जो प्राइवेट, अमेरिका का जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने साइंटिस्ट को क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लेके जाता है, R&D। भारत की एक कंपनी बता दो जो R&D कर रही हो, जो भारत में कुछ पैदा करके भारत में कुछ बना रही हो, कुछ नया बना रही हो। ये अमेरिका की 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को लाके भारत में कस दिया, वो उसको R&D नहीं कहते। R&D क्यों नहीं हो रही है भारत में, दे आर हाईली फंडेड। अभी जिस कंपनी को लेकर चर्चा चल रही है अमेरिका रशिया वाले विवाद में, उसने अपनी रिफाइनरी में
जब तक गवर्नमेंट इस विवाद में उतरती 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी रिफाइनरी इस समय दुनिया में, भारत में सबसे बड़ी है? किसकी रिफाइनरी सबसे बड़ी है? 60,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने, सिर्फ इन्फ्लेशन से, सिर्फ कुछ दिन के तेल को रिफाइन करके, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करके। अंदाजा लगा के देखिए, दे आर सुपर रिच, दे आर सुपर रिच, बट नो बडी इज इन्वेस्टिंग मनी इन R&D। दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द इंडियाज रिसोर्स। क्या कर रहे हैं ये पोर्ट बना रहे हैं, ये ऑयल रिफाइन कर रहे हैं, ये भारत के रिसोर्सेस का दोहन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, और ऐसा नहीं कि यही गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट, ये सभी गवर्नमेंट में इनका चलता है भाई। सो दिस इज कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का इफेक्ट है। क्यों नहीं भारत में कितना, एक डोनाल्ड ट्रंप अपना जो है बेचारा ट्विटर बना के बैठ गया, जब ट्विटर से उसको हटा दिया तो उसने अपना बना लिया, एक ट्रुथ करके समथिंग है उसका। यार वो बना सकता है, वो बिजनेसमैन है, इनके मुकाबले वो बहुत सस्ता बिजनेसमैन है, इनकी संपत्तियां उससे कई ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो है उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सकता? भारत अपना R&D क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस क्लास क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसको बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है दक्षता को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना, इफिशियंसी को इंक्रीज करना, इफिशियंसी को आगे लेके जाना। यह काम होता है बिजनेस का। सैलरी तो ये भी दे सकते थे ना, इनको देने का मन है? ये तो चीप लेबर ढूंढ रहे हैं भाई। अमेरिका ने वो पैसा दिया ना, तो वो पैसा ये भी तो दे सकते थे, साइंटिस्ट ये नहीं हायर कर सकते थे। लेकिन वहां का बिजनेसमैन कौन है? जरा अमेरिका का बिजनेसमैन कम्युनिटी देखो। जितने भी टॉप नॉच तुम बिजनेस देखोगे वो क्या थे? पहले टेक्नोक्रेट्स थे, खुद MIT से पढ़कर आए, स्टैनफोर्ड से पढ़कर आए। बिल गेट्स खुद बहुत बड़ा इंजीनियर था। स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड में पढ़ते थे। सिलिकॉन वैली के टॉप नॉच, एलॉन मस्क को देख लो यार, एलॉन मस्क के साथ पीटर थील को देख लो, ये सब टॉप नॉच, टॉप ब्रेन थे दुनिया के। ये खुद बहुत बड़े इनोवेटर्स थे और इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी बना दी इन्होंने। अब जरा भारत के जरा देख लो तो बिजनेसमैन, 10वीं फेल, खिसक खिसक के ग्रेजुएशन, पहले इस धंधे में घुसे, धंधा बढ़िया हो गया, हमारे धंधा बोलते हैं उसको। आप सिलिकॉन वैली के जो अमेरिका के टॉप नॉच हैं, मार्क जुकरबर्ग को देख लो, ये सब टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर्स थे। इन्होंने रिसर्च, रियल रिसर्च की है, इन्होंने अपनी रिसर्च को पूरी दुनिया में फैलाया। गूगल के मालिक जो थे लैरी पेज, चेक तो करो, सुंदर पिचाई आज जो CEO है, IITian है, टॉप नॉच ब्रेन है। इस समय जो यूट्यूब का जो हेड है CEO, वो भी इंडियन है, सुंदर राजन, आई थिंक, अगर मैं नाम सही अनाउंस कर रहा हूं। ये सब टॉप नॉच टेक्नोक्रेट्स हैं। ये जिन्होंने भी, जिनकी कंपनीज हैं, ये सब टॉप नॉच जो है वो टेक्नोक्रेट्स रहे हैं या वो आगे बढ़े। अब बाहर क्यों जा रहा है? ये अपने यहां क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये R&D में पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए आदमी बाहर नहीं जाता है। एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर, मैं कई बार क्लास में नाम ले चुका हूं, इंडिया टर्निंग पॉइंट, इंडिया टर्निंग पॉइंट। बस उसका प्रीफेस पढ़ लेना, उसका प्रीफेस पढ़ लेना। TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के। इनकी किताब का पहला ही, जब आप प्रीफेस पढ़ोगे ना भारत के बारे में, आपको सब कुछ उसी एक प्रीफेस में क्लियर हो जाएगा। तो ये भारत, सिर्फ लोग पैसे के लिए बाहर नहीं जाते हैं, मुझे काम करने का मौका तो दो। मनी, ये कहने की बात है, मनी सब कुछ नहीं है। मैं कुछ इनोवेशन करना चाहता हूं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, इनको पैसा कहां से आता है? इनको पैसा कहां से आता है? कहां से आता है?
ये अमेरिका के पूंजीपति अपने रिसर्च के लिए उनको पैसा देते हैं। एग्जाम्पल दूं तुम्हें, एग्जाम्पल दूं, एक कहानी है, बड़े ध्यान से इसको सुनना। ये एप्पल का फोन है ना, आईफोन, बहुत लोगों के पास होगा। जब आईफोन लॉन्च होने वाला था, पुरानी बात है, जब इसका पहला वर्जन लॉन्च होने जा रहा था, तब तक उससे पहले स्मार्टफोन की दुनिया इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय से पहले केवल एग्जीक्यूटिव फोन हुआ करते थे, मोटोरोला का वो एग्जीक्यूटिव फोन जिसमें क्वालिटी कीपैड पहली बार आया था। पहले आता नहीं था नोकिया का, इसमें एक ही में 3-3 डिजिट होते थे, तो बार बार पहले ABC लिखना होता, C तक पहुंचने के लिए 3 बार टों 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 दबाना होता था, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। फिर उसके बाद क्वालिटी कीपैड आ गए, KWERTY वाले, जो लैप इसका जो ये होता है पूरा, तो वो बिजनेस फोन थे, मोटोरोला का एग्जीक्यूटिव फोन आए, लेकिन उसकी भी स्क्रीन इतनी हुआ करती थी, ज्यादा नहीं। पेजर आ गए। अब जो स्टीव जॉब्स आए, स्टीव जॉब्स जब आए तो उन्हें बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक आईफोन टाइप का कुछ बनाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उसके स्क्रीन में टच पैड वो प्लास्टिक की आती थी। अब इनोवेशन का मतलब समझो क्या होता है, वो प्लास्टिक का था। अब प्लास्टिक का जो सामान था वो क्या होता है, उन्होंने 2-3 दिन अपनी जेब में रखा, स्क्रैच पड़ गए प्लास्टिक पे। अब यहां पर उन्होंने कहा नहीं, ये तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, सुंदर दिखेगा भी नहीं और ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया। तो उस समय एक ग्लास कंपनी हुआ करती थी जो शीशा बनाती थी, उन्होंने 25 साल पहले एक ग्लास बनाया था। ग्लास में प्रॉब्लम थी, जैसे ही जोर पड़ा वो फूट गया। तो उन्होंने एक ग्लास बनाया था 25 साल पहले अमेरिका में, और उस ग्लास को उन्होंने कुछ ऐसी कोटिंग की थी कि वो टूटता नहीं था, बहुत मजबूत और बहुत टिकाऊ था। लेकिन वो क्या हुआ, उसकी डिमांड ज्यादा नहीं है तो वो पड़ा रह गया। स्टीव जॉब स्टार्टेड रिसर्चिंग, वो उस कंपनी तक, उस इंजीनियर तक पहुंचे, बोले मुझे ये ग्लास चाहिए, इसमें ये और खूबियां चाहिए, और मैं अपने सारे आईफोन में यही लगाऊंगा, मैं प्लास्टिक का यूज नहीं करूंगा। उस समय पूरी दुनिया में प्लास्टिक था। तो अब वो 25 साल पुराना प्रोजेक्ट खगाल वगाल के निकाला गया, उस इंजीनियर को ढूंढा ढांढा गया, बूढ़ा हो गया था वो। बोले मुझे ये पूरी रेसिपी चाहिए, मुझे पूरा ये सिस्टम चाहिए, इसका पूरा फॉर्मूला चाहिए। बोले ये मुझे ये प्रोडक्शन करना है, उसमें और मॉडिफिकेशन, उन्होंने मॉडिफिकेशन बताया कि मुझे ये चाहिए। और फिर वो R&D पे उस पर काम शुरू हुआ। एंड दो आज आप एक वर्ड सुनते हो, गोरिल्ला ग्लास, सुनते हो ना, और उसी ग्लास का नाम रखा गया गोरिल्ला। और वहीं से आईफोन की किस्मत, क्योंकि वो इतना ब्राइट दिखता था, प्लास्टिक वो उतना ब्राइट, उस पर स्क्रैचेस नहीं आते थे, वो जल्दी जो है बहुत टफ ग्लास हुआ करता था, टूटता नहीं था, वो पूरा टूट कर जो है वो टुकड़े टुकड़े बिखरता नहीं था। और वहीं से आईफोन की किस्मत बदल जाती है। तो यहां मैटर है R&D का। ये R&D में पैसे क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट को फंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है जो है, ये भारत में इतने बड़े बड़े IIT को ऑक्सफोर्ड क्यों नहीं बना सकते, ये ऑक्सफोर्ड के टक्कर का इंस्टीट्यूट हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारे IIT में रिसर्च स्कॉलर्स नहीं है? हैं? उन्हें फंड क्यों नहीं दिया जा रहा रिसर्च के लिए? क्या हमारे यहां प्रोफेसर नहीं है? बिल्कुल है। यही प्रोफेसर जब तड़पता है ना, जब टीचर जो होता है वो पैसे के लिए नहीं ज्यादा काम करता है, कई बार वो फ्रीडम चाहता है, इनोवेशन चाहता है। तो यहां से जब वो देखता है उसकी लेबोरेटरी में, आप कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की लेबोरेटरी में जाओ, अब उसको आज जो है वो एक्सीलरेटेड पार्टिकल पे काम करना है, ढूंढ रहा है कहां काम करें, तो वो उठेगा अमेरिका चला जाएगा कि नहीं? बोले मेरी रिसर्च में दम है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अमेरिका। क्योंकि वो लैब्स को क्या करते हैं, हाईली फंडेड, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये बहुत हाईली फंड करते हैं, और उनका भी लालच होता है कि जो रिसर्च आएगी उसका पेटेंट हमारे पास, दोनों का इनपुट है। नोबेल प्राइज क्यों ज्यादातर अमेरिका के प्रोफेसर को मिलता है, क्यों? उसका कारण है क्योंकि वहां का जो R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, भारत का R&D बजट कितना और अमेरिका का R&D बजट कितना है? चाइना का R&D बजट, आज चाइना सबसे बड़ा R&D बजट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेस का कोर वैल्यू होती है, जब बिजनेस इनोवेशन पे, दो तरह का बिजनेस होता है, एक होता है धंधा, बेच दें, बेच दें, जो पाए बेच दें, रिसोर्स बेच दें, जंगल बेच दें, बिकेगा तो वो भी ना, जमीन के अंदर से तेल निकाल के बेच दें। एक होता है इनोवेशन बेस, इजराइल द बेस्ट एग्जांपल, स्टार्टअप बेस, नवाचार करना। भारत का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो क्या है, बुरा मत मानिएगा लेकिन वो
धंधा बेस्ड। इनोवेशन का मतलब होता है रिसर्च बेस होती है इनोवेशन। इनोवेशन होता है कि लाइन से हटकर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो अभी नहीं है, किसी विचार को मूर्त रूप देना, इंटैंजिबल थॉट्स को टैंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फॉर्मुलेट करना। और फॉर्मुलेट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा कहां से निकल के आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब होता है जो मौजूद तो है लेकिन मेरी नजर में नहीं है, रिसर्च यानी दोबारा खोजना, एंड डेवलपमेंट यानी उसको विकसित कर देना, उसको विकसित कर देना। जैसे तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं एरोप्लेन से नहीं उड़ूंगा, मेरी कार उड़नी चाहिए, एक आइडिया है, एक आइडिया है कि कार उड़नी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 20 साल पहले कहता तो शायद तुम हंसते। आज उबर ने लॉन्च कर दिया फ्लाइंग टैक्सीज, ड्रोन्स आ गए, ड्रोन्स आ गए। फ्लाइंग कार चाइना ने लॉन्च कर दिया। जैसे उबर की टैक्सी आती है ना, वैसे तुम्हारी उड़ने वाली टैक्सी आ रही है। बेंगलोर लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन हमारे यहां लॉन्चिंग से पहले इतना चू चाय होता है, लेकिन दुनिया में लॉन्च हो चुका है। आज ये आइडिया पॉसिबल है। अब आपको ऐसा लगे कि भाई मोटरसाइकिल से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो डिसबैलेंस हो जाती है। काश ऐसा हो कि अगर मोटरसाइकिल पर टक्कर भी लगे तो कैरम की स्ट्राइक की तरह उधर चली जाए, लेकिन चोट ना लगे, गिरे ही नहीं, मोटरसाइकिल गिरे ही नहीं, उसका सवार गिरे ही नहीं। बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है? द वर्ड इज नोन एज जायरोस्कोप। लिखो, जायरोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या करता है? हमेशा बैलेंस बना के रखता है। वो मोटरसाइकिल गिरी ही नहीं सकती है, आप उसको लात मार दो, गिरा दो, टक्कर मार दो, वो क्या होगा? फिर से वो खड़ी हो जाएगी। दैट इज नोन एज, द मेथड इज नोन एज जायरोस्कोप। जायरो, GYRO, जायरोस्कोप, GYRO, जायरोस्कोप। देखो हमारी एक स्टूडेंट है कीर्ति ने लिख भी दिया, चाइना का R&D बजट 2.5% ऑफ द जीडीपी है। 19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का 2.5%। भारत का 4 ट्रिलियन डॉलर का 0.6%, 0.6। और इसमें भी गवर्नमेंट की एलीट क्लास है। अब इसमें भी गवर्नमेंट का हाथ है बहुत बड़ा। ये जो हम R&D इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें छूट ही नहीं है, और दूसरा ये करना नहीं चाहते क्योंकि इनको बहुत आराम से भारत के रिसोर्सेज पे मजा मिल रहा है भाई। माइंस इनकी, पोर्ट्स इनके, सब कुछ उठा के गवर्नमेंट दे। दैट इज अ फॉर्म ऑफ कोरोन कैपिटलिज्म। इनको जो R&D में पैसा लगाना चाहिए था ये नहीं लगा रहे, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये इनोवेशन नहीं कर रहे हैं कि कुछ नया करें। ये अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भले चाहे बाहर से कुछ लेते हैं, बताते हैं हमने ये बना दिया, वो बना दिया, बट दैट इज, ये आर फ्यूचर की जनरेशन के लिए नहीं काम कर रहे हैं कि हमें R&D पे कितना खर्च करना है, हमें इनोवेशन पे कितना खर्च करना है। ये स्टार्टअप को फंडिंग नहीं कर रहे हैं, ये वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में सबसे खास बात है, आपने कोई बिजनेस बनाया, आप एक पैसा उठाकर, एंजल इसको बोलते हैं, लिखो एंजल इन्वेस्टर्स। जो स्टार्टअप को पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेंचर कैपिटल। 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। एंजल कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है, एंजल इन्वेस्टर। और जो पैसा डाला जाता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिज्म, वेंचर कैपिटल। जोखिम पूंजी, हिंदी में बोलेंगे उसको जोखिम पूंजी। अब तो शार्क टैंक जैसे आ गए हैं आइडियाज तो आप लोग समझ गए, लेकिन ये जोखिम पूंजी होती है। जैसे मैंने कोई इनोवेशन किया, अचानक से मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं उस पैसे को अपनी जेब में नहीं रखूंगा। अब यहाँ लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाती हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग तुरंत हम बनाना शुरू करते हैं, भूखे प्यासे हमें, कितनी हमारी बड़ी बिल्डिंग होगी, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, पर्सनल जेट खरीद लेंगे, बुराई नहीं है। अमेरिका में ये कल्चर नहीं है। अमेरिका में क्या करेंगे? चीजें हैं उनके पास। अब एलन मस्क आज की डेट में तुम्हें पता होगा छोटे से घर में रहता है रेंट पे, एलन मस्क। हाँ, नहीं पता तुम्हें? वो किराए पे रहता है भाई। उसने अभी जो टेस्ला हाउस बनाया है वो वैन की तरह चलता फिरता, वैनिटी वैन टाइप बनाया उसने, वो छोटा सा घर। तो उससे पूछा गया क्यों, आप तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है इस समय। बोला मैं लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं लाइबिलिटी, ये घर और उसमें जो टाइम वेस्ट होगा, इसको सजाओ बनाओ, इतना टाइम नहीं, मुझे अपनी कंपनीज को ठीक करना है, मुझे अपना इनोवेशन में टाइम लगाना है। वो दिन में 16-16 घंटे काम करता है। तो बोले लाइबिलिटीज क्रिएट ही क्यों करनी, वो किराए के मकान में रहता है।
अभी उसने अपना छोटा सा टेस्ला हाउस, डालो नेट पे भी तुम्हें दिखाई पड़ेगा, एलन मस्क न्यू हाउस, पिद्दी भर का घर है उसका, बढ़िया से डिजाइनर जो स्पेस एक्स स्टाइल में उसने बनाया है, कि जैसे उसने पूरी, और वो मकान भी ऐसा बनाया कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मार्स पे मैं ऐसे रहूंगा, मार्स पे रहूंगा, वो पूरी ब्रांडिंग करता है। तो अभी क्या है हमारे यहाँ क्या होता है, उद्योगपति के पास जैसे पैसा आएगा भवन बनाएगा, महल बनाएगा, पहले तो राजा बनने का मैं बड़ा शौक है, हेलीपैड उसी बनवा देगा, स्विमिंग पूल बनवा देगा उस पर, बुराई नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या होगा, वो उठाएंगे 10% पैसा, क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज पहुंचेंगे, और वो वहां से टैलेंट का पूल उठाएंगे। जैसे आप गए, आप कुछ बहुत अच्छा आइडिया लेके बैठे हो कॉलेज में, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, ये बहुत अच्छे पढ़ने में है, मैंने एक फंड बना दिया कि मैं अपनी कंपनी का 10% पैसा, 10 करोड़ रुपए आपको इनोवेशन पे दूंगा। ऐसे मैंने 4 ग्रुप बना दिए, और ये मेरा वेंचर, मेरा पैसा डूब भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने ऐसे क्या किया, आपके आइडिया पे पैसा लगा दिया, आपके आइडिया पे पैसा लगाया, आपके आइडिया पे पैसा लगाया, आपके आइडिया पे पैसा लगा दिया, और बोला कि अगर ये कंपनी आगे बढ़ गई तो ये शेयर मेरा होगा इतना, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अच्छा, आपके पास आइडिया, आप कॉलेज के बहुत जोशीले स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपके प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, फंड दिया कॉलेजेस को, कि कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर आने चाहिए, अच्छी सैलरी उनकी होनी चाहिए, उनके लैब्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो वो टीचर क्या करेगा, अच्छे प्रोफेसर अच्छे स्टूडेंट तैयार करेंगे, रिसर्च में उनको लेके जाएंगे। ठीक है, आपकी आईआईटीज भी अच्छी तरह से फंडेड नहीं है। मैं तुम्हें अभी अभी प्रैक्टिकल कहानी सुनाऊंगा जो मैं अपनी जिंदगी में झेल के आया हूं। तो हुआ क्या, अब ये 4 में से 3 कंपनी डूब गई, एक कंपनी चल गई, एक इनोवेशन चल गया, पेटेंट राइट मेरे पास है, कंपनी के 50% शेयर मैंने खरीद लिए। तो आज वो पैसा मेरा 8 करोड़ डूबा, 2 करोड़ का काम हुआ, लेकिन वो कल 2 करोड़ मेरा 200 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंट्री को एक इनोवेशन मिल जाएगा। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं जो आज नहीं है, वो पैसा उस पर डाल देते हैं। तो वो पूरा सिस्टम इस तरह, वहां के कॉलेजेस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। यहां तो नेता का लड़का भी घुस जाएगा, फोन आएगा, हाँ चाचा विधायक हमारे, सीट रिजर्व कराओ, वो क्या वहां जाके इनोवेशन करेगा, उसका काम ही कुछ अलग है। तो ये बहुत बड़े हमें सुधार से होकर गुजरना पड़ेगा, सिविक सेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने जो आज हर जगह तुम देखो, छात्र आंदोलन, छात्र नेता, छात्र, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इलेक्शन कहीं सुना अमेरिका में छात्रों का इलेक्शन हुआ है? इंस्टीट्यूट को पहली बात तो एक कमेटी बनी थी, लिंग 2 कमेटी, लिखो क्वेश्चन आया मेंस का, लिंग 2 कमेटी, लिंग 2 आईएएस ऑफिसर थे, और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमिश्नर भी थे। लिंग दो कमेटी बनी थी, लिंग 2 कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि कॉलेजेस में, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। कहां चली गई वो रिपोर्ट, किसी को आज तक पता भी नहीं चला। देखो, लिंग 2 कमेटी नहीं थी, लिंग 2 कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि कॉलेजेस में, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। कहां चली गई वो रिपोर्ट, किसी को आज तक पता भी नहीं चला। देखो, लिंग 2 कमेटी, ये भारत की स्थिति है। तो भारत में जो समाजवाद और पूंजीवाद का गैप है ना, वो हमें बहुत बहुत परेशान कर रहा है। हमें इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी होगी। कैसे, मैं यहां बता नहीं सकता, तरीका और सरकार कर रही है, लेकिन वो तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। हाँ, सरकारी नौकरी कम करते जाओ धीरे धीरे, इस देश में डायरेक्टली कम तो कर नहीं सकते, बवाल हो जाएगा। तो क्या करते जाओ, वैकेंसीज को डिले कर दो, फॉर्म भरा और बेटा देखो, मैं पहले भी इसको कई बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाता हूं। मैंने अभी जो एक लाइन लिखी थी ना, तुम इसके ये मत समझो किसी ऑफिस का काम है, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कल्चर से डबल निकल कर आती है। बहुत ध्यान से सुनना, इकोनॉमी कोई सिस्टम थोड़े ना है कि तुम खरीदोगे बेचोगे। इकोनॉमी हमेशा जो है आर्थिक संस्कृति होती है, संस्कृति सभ्यताओं का हार्ट होती है। इसको लिखो, जो संस्कृतियां होती, कल्चर्स होती हैं, द हार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। संस्कृति का मतलब होता है समाज किस रूप में व्यवहार कर रहा है। संस्कृतियों का मतलब होता है वो आचार व्यवहार जो एक समाज पालन करता है, वही तो संस्कृति है। दैट इज नोन एज कल्चर। द मोस्ट पीपल follow that behavior of that society is known as culture.
तो इकोनॉमी एक कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पिताजी से बोले, पिताजी मैं चाय का ठेला लगाऊंगी, बोल के देखना, पिताजी लड़की के ऊपर कुछ तो है, किसी का साया आ गया है, पता किया जाएगा किन दोस्तों के बीच में उठ बैठ रही है, गलत नहीं कह रही हो तुम। बोल के देखना किसी दिन, पिताजी मैं चाय का ठेला लगाऊंगी। अरे लगाओ ठेला। लड़का बोले तो ठीक है, लड़की बोले चाय का ठेला, नाक। और अगर तुम थोड़ा सा टायर 1 सिटी से थोड़ा सा दूर जाओ और फिर बोल के देखो, तुरंत अगले दिन घर में एक गुप्त मीटिंग होगी, हाथ से निकल जाएगी, रिश्ता ढूंढो। बोले इतनी जल्दी कहां मिलेगा? बोले मैं एफडी तोड़वा दूंगा। बोले हाँ ठीक है, लेकिन कैसे? बोले देखो वो कह रहे ना गुप्ता जी, उनका लड़का। बोले अरे उसका तो बाल वाल झड़ गया। बोले क्या हुआ? आजकल हेयर वीविंग चल रही है। तुरंत ढूंढो, लड़की हाथ से निकल जाएगी, नाक कट जाएगी इस बिरादरी में। आपको कानों कान खबर नहीं होगी, आपके लिए 4-6 लड़के आके हम रेडी। और वो भी आपसे कहा नहीं जाएगा। बहुत लिबरल बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पहले पता होगा ऑप्शन ए बी सी डी चारों उन्हीं का है। बोले लेकिन 4 में से एक फाइनल तुम्हें करना है। ये नहीं पूछेगा तुम्हें फाइनल करना है नहीं करना है, तुम क्या करना चाहती हो। किसी दिन ऐसे रिस्क बाद में बोला है, मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है, ऐसे बोल देना, आई वाज जस्ट किडिंग, ठीक है। लेकिन घर का माहौल जाके चेक करना। बोला मैं पकौड़े का ठेला लगाना चाहती हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। एक दिन बोल के देखना, हाँ बिटिया हिम्मत करना। और बाद में बोल देना मैं तो मेरे तो मुंह से निकल गई, ठीक है, जाके बोल के चले आना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाद में ऐसे बोल के घर भाग आना। फिर हमने बोला तो मैं मजाक कर रही थी पापा, जोक डे था, जोक डे ठीक है, आज जोक डे था, आज जोक नहीं करेंगे तो हम फोमो का शिकार हो जाएंगे। फोमो लिखो, लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन था ना, फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है फोमो? क्या है फोमो? कुछ भी है, ट्रेंड को फॉलो करना है, सोचना नहीं है कि कौन कैसे नाच रहा है, बस नाचना है हमें भी। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स जो चलते हैं ना, इस पर कितने रील्स बन रहे हैं, कितने गाने बन रहे हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कपड़े से लेके मोबाइल का, वो क्या होता है? फोमो है। पूरी दुनिया में हावी है ये फोमो, यूथ के साथ सबसे ज्यादा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। चलो भाई, तो इकोनॉमिक कल्चर कब बताया था? वही है कि हम आदर्श में समाजवादी हैं और व्यवहार में पूंजीवादी हैं। भाई तुम मेरी सैलरी समाजवाद की रखो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, रखो। डिफेंस वालों को क्या होता है? डिफेंस वालों का स्कूल होता है ना, बच्चे के वहां पढ़े, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, रखो। हॉस्पिटल, मिलिट्री के हॉस्पिटल्स कितने अच्छे अच्छे होते हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्वार्टर देती है सरकार, कैंटीन होती है उनकी, सस्ता सामान मिलता है, सब्सिडाइज सामान मिलता है, हर चीज। जिनके रिश्तेदार मिलिट्री में होंगे वो हर चीज के मेरे कहते ही समझ गए होंगे कि किस चीज पे सबसे ज्यादा दबाव रहता है, कैंटीन से निकलवा दो। हरियाणा वाले ज्यादा जानते होंगे क्यों, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है। खैर, लेकिन उस मिलिट्री सिस्टम के बाहर क्या भारत में लोग सरकारी विभाग में काम नहीं कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार के अंदर नहीं आ रहे हैं? उनको मजबूर क्यों किया जा रहा है पूंजीवादी सिस्टम के अंदर जा? अगर तुम समाजवादी हो तो समाजवादी रहने दो ना मुझे फिर, या तो फिर मेरी सैलरी पूंजीवाद के हिसाब से सेट करो कि हम जाएं मॉल में भी शॉपिंग करें, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजें, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर लें। इसी गैप को भरने के लिए तो भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लॉन्च की। लिखो इसको, आयुष्मान योजना, राइट टू एजुकेशन। ये दोनों क्या है? इसी गैप को सरकार की समझ में आ रहा है, लेकिन समझते समझते हमारे यहां जो नेता है, एक तो नेता 60 साल के बाद बनता है, दुनिया में 60 साल के बाद रिटायरमेंट शुरू होती है, इनका राजनीतिक करियर परवान चढ़ना शुरू करता है। चाय वह नहीं पिलाओगे? अरे हमें करने दो काम, आज कहीं जाना है? हाँ हाँ जाओ। हाँ जी, तो यहां पे परवान चढ़ना शुरू हो जाता है 60 साल के बाद। यहां आदमी 60 साल के बाद सठिया जाता है, ठीक है, घर में जो है आदमी सठिया जाता है। 60 मतलब सठिया गया। सठिया मतलब कहां जा रही हो, अभी तक चाय नहीं बनी, तुम 4 बजे सोने जाते हो, 4 बजे उठ जाते हैं, होता है कि नहीं होता है?
तुम कह रहे सोने दो, टन 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 टन, अरे दुनिया उठ गई। वो उस जमाने बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं यहां जेंडर गैप की बात कर रहा हूं। आपका वो वर्तमान देख सकते, उनका आप अतीत नहीं देख सकते कि जब वो अपनी जवानी के दिन में थे तो वो कितने बजे सो के उठा करते थे। हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। अरे प्लीज दादा, ये जमाना बदल गया। अब ये लोग हमारे यहां बन जाते पॉलिटिशियन 60 के प्लस में। तो इनको बड़ी देर से समझ में आता कई बार कि सिस्टम को चेंज कैसे करना है। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक कल्चर की, भारत की सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक कल्चर है। सबसे बड़ी समस्या, इकोनॉमी कोई सिस्टम नहीं हो सकता जब तक कि वो कल्चर ना हो, स्पेशली फॉर द सिविलाइजेशंस। कोई छोटी मोटी कंट्री हो, ले दे के करोड़ 2 करोड़ लोग रह रहे हो, हम जब चाहे बदल लेंगे। हमारे यहाँ करोड़ 2 करोड़ लोग मजाक मजाक में एनसीआर में रह लेते हैं, दिल्ली में। यूपी की आबादी अकेले इतनी है जितना यूएस की आबादी है। क्या बात कर रहे हो यार, 25 करोड़ तो ऑफिशियल हैं, अनऑफिशियल की तो बात छोड़ दो। मजाक मजाक में हम हर जगह इतने हैं, राइट। अब इकोनॉमिक कल्चर जब तक, तो हम क्या है, सिविलाइजेशन है। कल बताया था ना, सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक सिस्टम नहीं काम करेंगे। हमने क्या बनाने की कोशिश की, हम कंफ्यूज रहे। हम कभी समाजवादी, कभी मिक्स, कभी पूंजीवादी, हम सिस्टम बना रहे थे। इकोनॉमी क्या है, कल्चर है, और इसको बहुत तरीके से नष्ट किया गया, आज भी नष्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल बताता हूं। कई लोगों को बहुत मिर्ची लगने वाली है, ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर ये मेरी चीजें सोशल मीडिया पर चली गई ना, बवाली है। कल किसी ने मुझे राय दिया था ना, वो बच्ची आज आई नहीं, बोला सर थोड़ा कंट्रोवर्सी किया करिए। मैं कंट्रोवर्सी रात दिन करता रहता हूं, बस वो अंदर बाहर नहीं निकल रही है। तो सिंपल सा फंडा है, आप ये समझो कि हमारे यहाँ क्या था, स्किल जो थी, जो जिसका हमारी क्लास शुरू हुई थी, वो हमारे घर घर का खेल था। कुम्हार का बच्चा है, हमारे यहाँ लेबर डिवीजन डे 1 से था। बहुत ही सिस्टमैटिकली मैक्स मुलर और इनके जितने शिष्य थे, सिस्टमैटिकली हमारा सिस्टम जो डिस्ट्रॉय किया गया। भारत को जाति में बांटा गया। जातिवादी हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कभी। ब्राह्मण ग्रुप को अलग, ये दलित ग्रुप अलग, ये सब बहुत बड़ी साजिश है, बहुत पहले से, अंग्रेजों के जमाने से साजिश चली आ रही है। अब हुआ क्या, हमारे यहाँ लेबर डिवीजन हुआ करते थे, ठीक है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। और लेबर का क्वालिटी हुआ करती थी लेबर के हिसाब से। चलो खैर वहां हम नहीं जाते, बट हमारे यहाँ जैसे कुम्हार का बच्चा है, तो कुम्हार के घर में क्या होता, बर्तन बनाए जा रहे हैं, बढ़िया से अपना बर्तन बना रहा है बच्चा। गुरुकुल, गुरुकुल क्या था, गुरुकुल लोकल हुआ करते थे। भारत में हर गांव को जो शिक्षा थी वो कम्युनिटी सब्जेक्ट था। भारत की फेलियर का सबसे बड़ा जो रीजन है वो कम्युनिटी ना होना है, सामुदायिक। जब बड़ी आबादी वाले देश होते हैं, चाइना का आगे जाने का कारण क्या है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, समुदाय। अंग्रेजों ने हमारे समुदाय सिस्टम को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा जल कम्युनिटी हुआ करता था, हमारा जो साफ सफाई, शिक्षा, ये सब किसका विषय हुआ करता था, कम्युनिटी का सब्जेक्ट हुआ करता था, समुदाय। यानी समुदाय उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं प्रयास करता है। मैं तुम्हें 10 एग्जांपल दे सकता हूं एंशिएंट इंडिया से। मेडाइवल टाइम तक ये हमारा चला। अंग्रेजों के आते आते वो सिस्टम हल्का सा ब्लर हुआ और अंग्रेजों के आने के बाद उसको सिस्टमैटिकली खत्म किया गया। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अब जो शिक्षा थी वो क्या था, हमारा समुदाय का विषय था, राज्य वाज्य का या सरकार का विषय नहीं था। तो मंदिरों के पास दान जाया करते थे। मंदिर जो थे वो सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे। मंदिर जो थे वो ऑटोनॉमस हुआ करते थे, यानी वो स्ववित्त पोषी हुआ करते थे। राजा गाय दान देता था, राजा भूमि दान देता था। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जो मंदिरों को दान दिया जाता था वो अलग अलग रूपों में दान दिया जाता था, देवदान या इस रूप में दान दिया जाता था। उस पर गवर्नमेंट जो है वो सरकार, जो राजा टैक्स नहीं लगा सकता था, इस रूप में हुआ करता था। तो उससे जो होता था आचार्य, ब्राह्मण, जिसको आज ये अमेरिका जो उल्टी सीधी बातें बोल रहा, भारत में भी है, ब्राह्मण तत्व का, ब्राह्मण एक वर्ग हुआ करता था, ये कोई जाति नहीं थी। ब्राह्मण बनने के नियम बहुत कठिन थे, एनीबडी कैन बी द ब्राह्मण, और भारत में इसके प्रमाण मौजूद हैं, एनीबडी कैन बी द ब्राह्मण। ब्राह्मण के नियम बहुत अलग थे। ब्राह्मण वो था जो शिक्षा के अपने कार्य में लगा रहेगा। ब्राह्मण वो था जो संपत्ति का अर्जन नहीं करेगा। ब्राह्मण केवल दान की संपत्ति पे अपना जीवन जो है वो जताएगा, और उसका एक ही काम करना था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप सिंपल एक ही काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो उसका काम था, उसके लिए उसको एक अलग से स्पेस दिया गया था। क्या था, गुरुकुल। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल वाज देयर। समाज के भी नियम थे,
अगर कोई विद्यार्थी गुरुकुल का विद्यार्थी का नियम क्या था? गुरुकुल का विद्यार्थी भिक्षा मांगता था, जिसे आज का आप लोगों ने भीख कह दिया है, लेकिन वो उस समय की परंपरा थी कि वो कोई भी अनाज खरीद के नहीं खा सकता। ब्रह्मचर्य के नियम थे। ये ब्रह्मचर्य, हमारा जीवन 4 भागों में बटा हुआ था। भारतीय समाज को बहुत अलग तरीके से डेवलप किया गया था, इसीलिए हम बहुत पावरफुल सिविलाइजेशन थे। तो 25 वर्षों तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ब्रह्मचर्य का मतलब, इसको इंग्लिश में सेलिबेसी कहते हैं, नॉन एक्टिंग इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, बट ऐसा नहीं है ब्रह्मचर्य। चर्य का मतलब होता है आचरण, ब्रह्म का मतलब होता है सुपर कॉन्शियसनेस। गलत तरीके से, ये तो इन ससुरों की भाषा भी उधार की है, इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिबेसी बता दिया। सेलिबेसी मींस नॉन इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो वो ये ऐसा नहीं है वहां पे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण। चर्य मतलब दिनचर्या, डेली रूटीन्स। तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का जो आचरण है, सेलिबेसी वाज द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन इसके बियॉन्ड भी था, अध्ययन करना, शास्त्र का अध्ययन, शस्त्र का अध्ययन। उस समय का स्टूडेंट जो था वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करता था। गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बोथ। दर्शन ऑल्सो, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल, शास्त्र, शस्त्र, हथियार चलाने की प्रैक्टिस होती थी, मल्ल युद्ध, योगासन, ध्यान, धारणा, ये सब कुछ हमारा जो है वो पार्ट, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ गुरुकुल। 18 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे हमें, 18 सब्जेक्ट। तो ये आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये बेसिक फंडामेंटल है क्या। अब यहां से गए ब्रह्मचर्य। तो गुरु संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता था, गुरु को जो गायें दान में मिलती थी, और गुरु दक्षिणा का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जब शिक्षा प्राप्त हो जाती थी तो गुरु टेस्ट लेता था। तो गुरुकुल की अवधि क्या होती थी? अगर वो टेस्ट लिया गुरु ने और प्रैक्टिकल लाइफ से वो टेस्ट लेता था, और इसका प्रमाण तुम्हें मिलेगा आचार्य विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र में। भारत की पंचतंत्र, पंचतंत्र है क्या? लोकोहित की कहानियां ही तो हैं, जहां जानवरों की कहानियों के माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे लिए ज्ञान जो था वो किसी डिग्री का मोहताज नहीं था, वो हमारे जीवन में पिरो दिया गया था। और आश्चर्य करोगे, येल यूनिवर्सिटी का करिकुलम, अमेरिका, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं, ये भारत के गुरुकुलों से चुराया गया, भारत के गुरुकुल से चुराया गया। आप वहां जाके अपना स्किल का करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। भारत में सुविधा थी कि अपना आचार्य चुनिए, अपना जो है रिसर्च स्कॉलर चुनिए, अपना जो है टीचर चुनिए, और अपनी स्किल में एनहांस हो जाइए। ये पर्पस था उसका। तो जैसे ही जो स्टूडेंट होता था, तो स्टूडेंट घर घर जाता था, माता भिक्षाम देही, ठीक है, ये हमें वहां पे छात्र को बोलना पड़ता था। तो उसका एक समय काल, उसका टाइम टेबल हुआ करता था कि इतने समय तक भिक्षा मांगनी है। तो आज उसको हमने भीख नाम दे दिया, भीख नहीं था, भिक्षा। और जिसके दरवाजे पे चला गया, भारत की कहानी आप सुनिएगा, भारत का समाज आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा मन से, खुले मन से। अगर आपने ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी कि घर में अगर अन्न का एक दाना है और दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आया है भिक्षुक, और अगर वो ब्रह्मचारी बालक है, बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था। समाज हमारा रेपुटेशन पे चलता था। जो अभी आपने मैडम ने पूछा कि पैसे के लिए हम चले गए ब्रेड ड्रेन, हमारे समाज में वो ये सिस्टम हमने डाइल्यूट किया है। मनी वॉज नथिंग फॉर अस। मनी, हमने ऐसा सिस्टम को बना रखा था, अभी आपको मैं समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि हमारा सिस्टम क्या था। क्षत्रिय क्या करता था, वैश्य क्या करता था, ब्राह्मण क्या करता था, शूद्र क्या करता था, ये आप समझने की कोशिश करिए। जातियों के बेस पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ण के बेस पे बात कर रहा हूं। और कोई भी किसी भी स्विच कर सकता था। कई लोग मुझे नकार भी सकते हैं, जितना मेरा ज्ञान है मैं उतना बता रहा हूं। और मैं द ब्रेकिंग इंडिया राजीव मल्होत्रा को भी कोट कर रहा हूं इसमें। तो वो गया माता भिक्षाम देही, उसने बोला अब अगर उस घर में अन्न का एक दाना है तो वो उसे देना पड़ेगा। आप भूखे सोएंगे, गृहस्थ भूखा सो सकता है क्योंकि वो गृहस्थ का आश्रम में, लेकिन वो भिक्षुक एक दाना भी लेके जाएगा। और वो भिक्षुक उतना ही खाए, उतना ही मांगेगा, एक मुट्ठी अनाज, बस जितना हाथ में आ जाए, बस उतना, जितना हाथ में आ जाए केवल उतना, इससे ज्यादा नहीं। वो मांग ही नहीं सकता, दोबारा उस घर में वो नहीं जा सकता। ये नियम है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मांग लाओ, कहां माता जी 4 दिन रोज हो जाएंगे, आज इकट्ठा दे दो 4 किलो, नहीं, सिर्फ नियम था एक मुट्ठी। और वो सारे लोग जिनका ड्यूटी लगती थी कि इतना टाइम टेबल है आपका भिक्षा मांगने का, वो जाते थे, फिर आते थे, उसको पकाते थे, जितना भी भिक्षा मिली
कम मिला ज्यादा मिला, उतने में ही भोजन करना होता था। भोजन प्रतिदिन मांग कर, प्रतिदिन पकाकर ताजा करना होता था, ये नियम था। कभी बचा ले, कल खा लेंगे, ये नहीं सिस्टम था वहां पे। अगर उस दिन भिक्षा नहीं मिली, समाज में अकाल पड़ा है, कुछ भी दिक्कत आ गई है, जितना मिला, अगर 4 दाना मिला है तो 4 दाना ही हम खाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा नियम हुआ करता था, क्लियर है। तो अब इसका फायदा क्या मिलता था, स्टूडेंट पूरी तरीके से रिसर्च एंड इनोवेशन करते थे। गुरु संपत्ति नहीं रख सकता था, तो गुरु को क्या फायदा था। अब ये बता, गुरु कौन था, ये ऋषि मुनि हमारे क्या थे। हाँ, पानी भिजवा देना, ठीक है। तो गुरु क्या करते थे, अभी थोड़ी देर पता चलेगा मैम क्लास लेंगी, ये स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, ये तो मेरी क्लास में बैठी है, देख रही है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारी टेस्टिंग चल रही है। चलो खैर, तो गुरु क्या काम करता था, ब्राह्मण जिसको गुरु कहा जाता था, संपत्ति उसके पास है नहीं, तो पहला नियम था ब्राह्मण अमध्य था, किसी भी स्थिति में किसी भी दोष के लिए उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। ब्रह्म हत्या का पाप लगता, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती थी। राजा उसको मृत्युदंड नहीं दे सकता था, कितने अभी बड़ा अपराध हो, राजा उसको मृत्युदंड दे ही नहीं सकता था। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण अवध्य था। दूसरा, गुरु का क्या सम्मान था, गुरु सम्मान के लिए काम करता था। वो खड़ाऊ पहने पहुंच गया राजा के दरबार में, राजा और रानी को सोने की थाल में अपने सिंहासन पर बैठा के पैर पखारने होते थे। तभी हमारे क्या, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये सम्मान था। तो ये ऐसा वर्ग था जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता था, यज्ञ करता था। छात्रों को शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो शिक्षा देने का कार्य करता था, और यही वो काम करता था। इसके बदले क्या मिलता था उसको, इम्यूनिटी। वो हमेशा अपना जीवन कम पैसे में गुजारता था, लेकिन अगर वो राजा रानी के दरबार में पहुंच गया तो राजा और रानी को क्या करना पड़ता था, उसको अपने सिंहासन बिठा के उसके पैर पखारने होते थे खुद। कई आपको ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जहां पर, जब भी आपने सबसे बढ़िया कृष्ण और सुदामा की स्टोरी तो सुनी होगी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही तो थे, लेकिन त्रिलोकपति बैठा के उनको अपने सिंहासन पे उनके पैर जो है धोते हैं अपने आंसुओं से। तो ये हमारे समाज का एक हिस्सा था। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, क्षत्रिय का काम ही था युद्ध करना, तो वो क्या कर सकता था, वो संपत्ति को अर्जित कर सकता था। वैश्य का काम था व्यापार करना, यानी एवरीबडी वॉज द स्किल्ड पर्सन। एक ही काम जब आप करते हो बार बार, तो क्या होता है, उसके स्किल्ड हो जाते हो। तो हमारी कंट्री जो थी वो स्किल कंट्री थी, हमारा इकोनॉमिक कल्चर था। अब जैसे फॉर एग्जांपल, भी एक परिवार में कपड़ा बुनने का काम था। भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में, हमने कभी सोचा थोड़े ना कपड़ा बनाने की फैक्ट्री डालेंगे, गवर्नमेंट जो है, राजा साहब है आज एक पॉलिसी लाएंगे, राजा विक्रमादित्य क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ये स्वतः था। तो अब मान लो कपड़ा बुनने का काम हो रहा है, आपके सबसे बेस्ट टीचर कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स। जहां पीढ़ियों से काम चलता रहा उसकी बारीकी कोई और नहीं सीख सकता। आज भी बिहार में मधुबनी क्षेत्र, कोई है बिहार से, मधुबनी क्षेत्र का एक और ये सारी बिहारी आज छुट्टी पे हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हो ना, आज खत्म हो रही, वैनिश हो रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है। एक बार बताओ, अगर आपके पेरेंट्स, आपके घर में अगर मधुबनी पेंटिंग का काम हो रहा है, बाहर से कोई भी आया हुआ व्यक्ति उतनी एफिशिएंसी से सीख सकता है? नहीं। सीखने को सीख सकेगा भाई, टैलेंट उसके अंदर है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स आपको ट्रेनिंग देंगे वो कोई और ट्रेनिंग नहीं दे सकता। और आप खेल खेल में कर रहे हो, तो बच्चे स्कूल से आए, शिक्षा क्या थी, कम्युनिटी सब्जेक्ट था, तो गांव के लोग क्या करते थे, गुरुकुल को दान देते थे, घी अनाज जो जिसका सामर्थ्य था, गाय दान में दे दी। और गुरुकुल क्या था, कम्युनिटी सब्जेक्ट था, क्या था, समुदाय, यानी हर गांव की जिम्मेदारी थी वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। आज किसकी जिम्मेदारी हो गई है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट दे ना दे, नेता का बच्चा कहां पढ़ रहा है, आज जाके नेट पे सर्च करना, नेट पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। इस समय जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री, इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, किसका बच्चा कहां पढ़ रहा है पता करो आज, सब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। तो भाई साहब, तो उन्हें दुख दर्द कैसे पता चलेगा सरकारी स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है वहां पे, इनोवेशन के नाम पे। APLE एप्पल, EIT 8,
ठीक है, तो ये स्पेलिंग सीख के तुम आते हो यहाँ पे जो गोरिल्ला बन के सर्वप्रथम प्रयास में आईएएस निकालेंगे तो हम भी बनमानुस की तरह इधर उधर घूमते रहते, उल्टी सीधी चीजें पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर इतनी बुरे हालात में प्रशासनिक अधिकारी में बड़ा सा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अब बनेंगे सर प्रथम प्रयास में प्रशासनिक अधिकारी बना देंगे, हाँ बिल्कुल बना देंगे। हमने तो मशीन लगा रखी ना, एक तरफ आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा, तुम्हें भी किसी मशीन में डाल देंगे। कई बार तो मुझे लगता है मन ही मन तुम सोचते हो कि प्रभु कोई ताबीज नहीं रखे, हम दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने जा रहे हैं, चोला वोला पहन के हम यही काम करेंगे, बच्चे भूख आता है ठीक है, ले माथे पर लगा इसको, चल हो गया तेरा सिलेक्शन। और मुझे लग रहा है इसमें मुझे फीस अच्छी मिलेगी, मुझे पक्का लग रहा है इसमें फीस मुझे अच्छी मिलेगी। ये पढ़ाने की बेटा मेहनत से पढ़ो, ये करंट अफेयर्स पढ़ो, इतनी देर में देखो मुंह देखो चोखा जैसा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। कहते हमसे ज्यादा घड़ी देख चुके हैं, उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ कि ये देख क्या रहे इधर, कौन सा ब्लैक होल खुला रखा है, ठीक है। तो वो देखो अंगड़ाई ऐसी ले रहा है विकास, जैसे लग रहा है कि भगवान जाने, ठीक है। तो नहीं, और इसी में एक शायरी याद आई, ऐसे ही कोई सज्जन अंगड़ाई ले रहे थे, एक नया नया कोई प्रेमी था, तो उसने सुना कि शायरी वारी करने से प्रेमिका बड़ी इन्फ्लुएंस हो जाती है, लेकिन प्रेमिका को एक समस्या थी और प्रेमी उस समस्या से बड़ा परेशान था। तो क्या हुआ, शायरी वारी इधर से ऐसे कुछ बात हुई, मौसम अच्छा था, उसने बोला अंगड़ाई तुम लेती हो, अंगड़ाई तुम लेती हो, दम मेरा निकलता है, अंगड़ाई तुम लेती हो, दम मेरा निकलता है, अरे कमबख्त दियो लगाने में तेरा क्या बिगड़ता है तो उसके बाद जो चप्पलें उसको पड़ी हैं, ठीक है, तो तुम समझ गए हो कि उसमें क्या हालत हुई होगी। खैर, कुल मिलाकर यहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक कल्चर की, तो कम्युनिटी सब्जेक्ट, एजुकेशन किसका हो गया? कम्युनिटी का। वाटर किसका था? कम्युनिटी का। यानी अगर उस गांव के तालाब हैं तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी? कम्युनिटी की। जल पर किसका अधिकार? सबका। हमारे यहां संध्या वंदन हुआ करता था, जल राशियों की पूजा होती थी। आज भी देखो बिहार में जैसे छठ है, लेकिन अब तो ये परंपरा के रूप में आ गया, छठ माई की पूजा कहां होगी? पानी के किनारे। अब देखो आजकल तालाब साफ साफ करके 2 दिन पहले, अब 2-4 दिन बाद जाओ तालाब हो गया। पहले ऐसा नहीं था। जिस जल का अर्घ हम देते थे, हमें अर्घ देने की आदत थी, जिस जल का हम अर्घ देते थे वो पवित्र होना चाहिए, हम उसी में नहाते भी थे, तो हम कभी उसको दूषित नहीं कर सकते थे, ये हमारा नियम था। आज हमारे लिए वो सारी वैल्यूज क्या हो गई? खत्म हो गई। कम्युनिटी सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। आज तो तालाब दिखा और एक ठेकेदार आदमी आया, अगले दिन तालाब पाट के जमीन बना दी उसको, अगले 10 दिन बाद आए, तुम पता चला नींव पड़ के वहां प्लॉट शुरू हो गया, भाई तालाब गायब। आपके सामने भी हुआ होगा, तालाब ऐसे गायब होने शुरू हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बड़ी मौत का सामान खुद तैयार कर रहे हैं। वाटर जो ये पानी बरसेगा, ये वाटर हार्वेस्टिंग होगा क्या? ये पॉन्ड्स क्या थे? बेसिक वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्लांट थे, यही पानी को नीचे परकुलेट करके लेके जाते थे ना। मैंने बताया था हम बहुत बड़ी डिजास्टर, अभी जो ये पहाड़ वहाड़ घूम रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत पॉइंट्स में है। असली प्रॉब्लम यहाँ नीचे बैठ रही है। ये जो हम ग्राउंड वाटर खींच के निकाल रहे हैं ना, बेहिसाब निकाले जा रहे हैं, अंदर से धरती हॉलो हो रही है, अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में ये क्रस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, और हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है, और भारत भूकंप जोन 4 में आता है। बेटा जिस दिन ये पानी थोड़ा सा और, अभी 5-7 साल और रुको, अगर हमने इसको टाइमली हार्वेस्ट नहीं किया ना, तो ये नीचे क्रिएट हो रहा है एक हॉलो स्पेस, ऐसे जैसे नहीं वो बिस्किट पानी में चाय में डुबो तो गायब हो जाता है, ऐसे ही बिल्डिंग्स गायब हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। हम टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। हाँ, किसी ने पूछा एसपी सर की क्लास नहीं, आज हम ही को झेलो, एसपी सर 2:30 बजे आएंगे, तभी तो हम बैठ के प्रवचन सुना रहे हैं। जिसको उसको नींद भी आ रही कहो तो ब्रेक देते हैं, है ना, है ना। गवर्नमेंट क्यों काम करेगी? लोकतंत्र पे हमने कल बताया था ना, लोकतंत्र 3rd स्टेज की चीज है। हमारे गले में खूंटी डाल दी, किसने डाली? गवर्नमेंट डाली ना। दिस इज द इकोनॉमिक कल्चर। इकोनॉमिक कल्चर जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री को चेंज नहीं कर सकते। फिर से वापस आते हैं, वो बच्चा स्कूल से आया, गुरुकुल से, लोकल था उसका स्कूल, और स्कूल क्या था? कम्युनिटी का था, कोई घमंड वाली बात नहीं, सभी लोग वहीं पे पढ़ रहे हैं। गुरुकुल का एक सिद्धांत था कि राजा का बच्चा भी भिक्षा मांग के खाएगा, राजा का बच्चा भी जमीन पे सोएगा। आपने कई पौराणिक कहानियां पढ़ी होंगी, जैसे कृष्ण और सुदामा, तो संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों एक ही मित्र थे, तो क्या हुआ था? उनको श्राप क्यों मिला था? कि एक मुट्ठी चने थे, गुरु माता ने दिए थे, वो इन्होंने भूख लगी थी खा गए थे, बस
इसीलिए उनको गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि एजुकेशन क्या हो करती है, एजुकेशन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों पैदा करती है। अब तुम मान लो एक गरीब घर के बच्चे हो, सरकारी स्कूल में गए, तुम्हें वहां की एजुकेशन, और एक बच्चा है जो कॉन्वेंट में जा रहा है, जो इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है, तो समाज का तो नर्सरी क्लास से ही आपने समाज में असमानता पैदा कर दी ना। अवसर किसके लिए खुले होंगे? अब कोई कहेगा अरे अवसर तो प्रतिभाओं को मिलते हैं। कहां से प्रतिभा? प्रतिभा ही नहीं मिल रही किसी को, ठीक है, बड़ी दिक्कत यही है, खोजे नहीं मिल रही है, कहां से मिलेंगे? टैलेंट तो डेवलप किया जाता है, एजुकेशन उसको मिल रहा है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है, वो बढ़िया दबदबा के बात कर रहा है। तुम यहां जो है छठी क्लास में पहली बार तुम्हारा ABCD तुम्हारे हिस्से में आ रही है, तो कहां से? दोनों में असमानता डे वन से क्लियर होगी ना। तो आपने एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग बना दिया ना। इसीलिए देखो, कोई तुम्हारे सामने फर्राटेदार थोड़ी सी भी इंग्लिश बोल देता है तो उसकी इंग्लिश पे फोकस नहीं करते। कल मैं किसी अमेरिकन पत्रकार को सुन रहा था, कमबख्त ए और एन में गलती कर रहा था, वो जहां लगाना चाहिए वो लिख रहा है कि इज एन ऑरेंज मैन, ए ऑरेंज मैन डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा था वो, जबकि एन लगना चाहिए वहां पे। हमने कहा ये अंग्रेज, ये इनकी गलती हो रही है। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई अंग्रेजी बोलना शुरू करता है वैसे हमारा कॉन्फिडेंस निकल लेता है, लो नहीं हो जाता, निकल लेता है, हम तुरंत दंडवत हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसे भगवान ने ऐसे अर्जुन को कुछ व्याख्यान दिया होगा, बस अंग्रेजी में तुम बोलो तो मामला साफ हो जाता है उनका बेचारों का। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अब वो बच्चा आया, उसने अपने माँ बाप के साथ, अच्छा क्या कर रहे हो, घर में लगा दिया काम पे, चलो चरखा चलाओ, फलाना काम करो, बर्तन बनाओ। तो वो खेल खेल में उसको सीखता रहता था। जब भारत में ये अंग्रेज आए, उसके बाद आजादी मिली, तो अंग्रेजों के बाद हमारे यहाँ लिबरल्स आ गए, ठीक है, लिबरल्स। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ, दैट्स कम्स अंडर द चाइल्ड लेबर। सही कह रहा हूं? ये 14 साल से कम बच्चे से अगर आप घर का काम करवाते हैं, यही होता है जब कानून जब उधार लेकर आते हैं। तो किसी दिन फिर समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे लिबरल किसे कहते हैं। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। देखो इसके बड़े अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, मतलब उदारवादी। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं। वेस्टर्न कल्चर को आप लेके आ गए, तो आपने क्या किया, 14 साल से कम बच्चे को आपने बोला कि अगर वो करता है तो वो चाइल्ड अब्यूज है। द वर्ड चाइल्ड अब्यूज, कि बच्चे के ऊपर आप यातना कर रहे हैं। जबकि हमारा वर्क कल्चर क्या था कि भाई माँ बाप बच्चे को मजाक मजाक में सिखा देते थे, पीट भी देते थे, सब कुछ हो जा। अभी देखा वो तुमने 10th क्लास की बच्ची ने, टीचर ने पीट दिया बच्चे को, जेल हो गई उसको। हम उसी दिन से डंडा नहीं उठा रहे, ठीक है। पता चला तुम जाके कंप्लेन कर दो, जान सर आज पीटे, वो तो कैमरा के सामने हम पीट लेते हैं। पता चला हम जो है सलाखों के पीछे घूम रहे हैं। खैर हम वहां भी रास्ता निकाल लेंगे, हम तुरंत वहां बोलना शुरू कर देंगे कि हर आजादी के योद्धा जो है महान नेता जेल से होकर पैदा हुए हैं, रुको चिंता ना करो, वहीं से हम अपना राजनीतिक करियर शुरू कर देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हुआ, आपने एक अमेरिकन कल्चर को एस्टैब्लिश कर दिया, जबकि हमारे घर में स्किल थी। आपने स्किल को धीरे धीरे खत्म किया। कंट्री को आप हरा ही नहीं सकते अगर वो स्किल्ड है। और नतीजा क्या रहा, धीरे धीरे वो स्किल हमारी खत्म होने लगी। पहले माँ बाप इसको सिखाते थे, हमारे घरों में टीवी नाम का एक खतरनाक जानवर आ गया, बस फिर तो सब चीजें हमारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमारे जितने कम्युनिटी सब्जेक्ट थे वो हमसे छीन लिए गए। आज जरा नतीजा देखो, आज गांव में तालाब साफ सुथरे हैं, गांव में वाटर हार्वेस्टिंग है, नेचुरल था, ये बहुत नेचुरल था, लोग मिलजुल कर रहते थे, गांव में स्किल हुआ करता था। गांधी ने यही कोशिश की थी। गांधी ने 1947 से पहले, ये गांधी की अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी, क्या नाम था उसका, नई तालीम, नई तालीम। और गांधी ने जो एजुकेशन पॉलिसी दी थी उसका पर्पस ही यही था कि भारत में स्किल को बढ़ाया जाए एजुकेशन की बजाय। वो भारत की प्रॉब्लम को समझते थे कि भारत को स्किल की जरूरत, भारत स्किल कंट्री रहा है, बिकॉज स्किल का मतलब होता है इकोनॉमिक कल्चर। हम काम में दक्ष हों, हम एफिशिएंट हों। हम केवल कॉटन के कपड़े थोड़े बनाते थे, हमारे एक डिजाइन हुआ करती थी छीट, पढ़ाया था ना तुम्हें, छीट। तो हम क्या डाइस बनाते थे, हमें हमें कपड़ों को रंग देना आता था, नेचुरल कलर देते थे, हम डिजाइन बनाते थे, ऐसा पैटर्न हम बनाते थे। हमारी स्किल देखो कहां तक थी कि अगर उस कपड़े को पहन के अगर आप घूम जाओ
तो क्लैडियो स्पेक जो है क्रिएट हो जाता, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाते थे। मतलब ऐसे कपड़े बनते थे कि अगर आप उसको पहन के चल रहे हो या पहन के अगर उसको घूम जाओ, कोई मतलब महिला घाघरा या साड़ी पहन रही है, अगर वो नाच उसमें घूम गई तो वो एक पैटर्न अपने आप क्रिएट, वो ऐसे देखने पे तुम्हें लगेगा कुछ नहीं है, वो पैटर्न क्रिएट हो जाता था, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो जाते थे। मैजिक, ब्रिटेन के लोग, अमेरिका के लोग, ये जो वेस्टर्न थे पागल थे इसके पीछे कि ये बनता कैसे। उन्होंने भारत का जो है डाइस चुराने की कोशिश की, यहां से लेकर गए, लेकिन वो कभी बना ही नहीं पाए। डाइसेस चुरा ली उन्होंने, जो कपड़े जो रंग बनाए ना वो क्या फैल जाते थे, वो कभी एक्यूरेट होते नहीं थे। भारतीयों को क्या पता था, आगे चलकर तुमने देखा इसी वजह से उन्होंने नील की खेती शुरू की। भारत में इंडिगो फार्मिंग क्यों शुरू की, इसी वजह से। ये कपड़ों को रंगने के काम आता था, वो कमबख्त यहां से चुरा के लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी फैक्ट्रियों में बनाया उसके बावजूद भी दुनिया के अमीर लोग उन कपड़ों को पसंद ही नहीं करते थे। वो भारतीयों का जो छीट का कपड़ा था वो पागल उनको कर देता था। वो सोचते थे यार ये कैसे बना रहे हैं, डिजाइन कैसे क्रिएट हो रहा है। और हमारे घर घर में बनता था, हम ध्यान भी नहीं देते थे। सिल्क पे पैटर्न बना, हम सोने के तार बुन देते थे साड़ियों में, पैटर्न बना देते थे। ये हमारी पावर थी। हम सिल्क के साथ इतना खेलते थे, हम कॉटन के साथ इतना खेलते थे, हमारे पास ऐसे ऐसे जो है मेटलर्जी के हम इतने समझ, जो लोहे में जंग नहीं लग रही है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास थी। और ये हमारे लिए खेल की चीज थी, हर घर में था, स्किल थे। हम ही लोग जब छोटे थे गांव जाते थे तो वहां लोहार का घर है, खेल कूद किया है, बच्चा बैठ गया भट्टी पे, हम अपने खिलौने खुद ही बना लिया करते थे। वो लोहा पीटा पाटा और गोल छड़ी बना दी, या वो जो एक सिस्टम बना दिया, लोहे के धनुष बना लिए, जो मन में आता था बना लेते थे और भट्टी में। लेकिन आज की डेट में किसी को नहीं पता, आज वहां से सारी भट्टियां गायब। आज मेरे गांव की बात कर रहा हूं, सारी भट्टियां खत्म हो चुकी हैं, वो पीढ़ी खत्म हो चुकी है, नए लोग शहर जाके बस चुके हैं, किसी ने दुकान खोल ली है, अब कोई भी अपना पारंपरिक कार्य नहीं कर रहा है। तो वो जो लोहे को गलाने पिघलाने, हम लोग गए थे ना नोएडा हाट, तो याद है हम एक छत्तीसगढ़ के स्टॉल पे बैठे थे, तो लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करनी पड़ती थी, मैंने अपने ऑफिस में लगाया था। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा ना, एक काले रंग का मैंने जो खरीदा था, वो बैलेंसिंग, वो क्या होता है, एक इतने पेज पे बिना किसी उसके वो बैलेंस है, आप इसको हिला डुला दो तो उसी पे रहेगी। और उस लोहे की खास बात तुमने देखी थी क्या, उसमें वेल्डिंग नहीं है कहीं भी। उसने मतलब बिना वेल्डिंग के हमने लोहा जोड़ा। वेल्डिंग से लोहा कभी मजबूत नहीं हो सकता। उसने बिना वेल्डिंग के पूरा सिस्टम बना, और एक इतने छोटे से पॉइंट पे वो पूरा टिका हुआ है, गिर ही नहीं रहा है, वो स्टैंड के ऊपर टिका हुआ है, और वो पूरा लोहे का स्ट्रक्चर, उसमें पूरा किसान की वो तस्वीर बनी हुई है, हल लिए हुए, सब कुछ बिना वेल्डिंग के लोहा जोड़ने की टेक्निक। ये भारत में हमारे यहाँ ये क्या, ये आदिवासी लोग कर रहे थे। तो भारत का वर्क कल्चर क्या किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया। इसीलिए 48% जीडीपी के हम पार्टिसिपेंट थे, 41% तक जीडीपी हमारे पास थी, और आज घर घट के कितनी आ गई, 1.8% आ गई है। ये हमारा डिक्लाइन है। तो वर्क कल्चर, जो आपने पूछा कि हमें नौकरी क्यों चाहिए, वर्क कल्चर। और ये वर्क कल्चर जो सोशल इकोनॉमिक कल्चर है, वो इसीलिए लड़की के पिता को, वैसे तो हम बात करते हैं फेमिनिस्ट की है, तो सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, वाई, सिक्योरिटी। और जब समाज सुरक्षा ज्यादा ढूंढता है, जिसका मतलब सुरक्षा किसके अगेंस्ट होती है, सोच के देखो, सुरक्षा किसके अगेंस्ट होती है, डर के। आप कमरे का दरवाजा बंद करके क्यों सोते हैं, आप घर का दरवाजा क्यों बंद करके सोते हैं, सुरक्षा। उसमें भी आप लॉक लगाते हैं, डबल डोर लगाते हैं, बाहर का दरवाजा अंदर का दरवाजा, होता है कि नहीं होता है, सुरक्षा। मोबाइल में लॉक क्यों लगाते हैं, डर है। तो हर चीज के पीछे क्या होता है, सुरक्षा किसके अगेंस्ट होती है, डर की। तो भारतीय समाज में कोई ऐसा डर था जो बहुत गहरे बैठा हुआ है, और वो था जो 190 साल की हमारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसने डर, हमें गरीबी दिखाई गई, हमें भुखमरी दिखाई गई, हमें बर्बाद किया गया, हमारा जीनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ हमारा। तो हमारे वो डर बहुत बैठ गया कि जो जितना मिले उतना रख लो। तो लड़की का पिता भी सोचता है कि हमारी लड़की कहीं सुरक्षित रहे, 2 वक्त की रोटी मिले, क्योंकि हमारी आर्थिकी क्या थी, आजादी के बाद भी हम उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाए। आजादी के बाद भी हमें मौका था, हम अपने आप को रिवाइव कर सकते थे, बट दिक्कत यह हुई कि जो वेस्टर्न सोच के हमारे नेता थे, उन्होंने हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो यही रहेगा, इकोनॉमिक कल्चर, आर्थिक संस्कृति। आर्थिक तंत्र नहीं होता है, आर्थिक संस्कृति होती है, और भारत सिविलाइजेशन में कल्चर होता है। आज चाइना, आप आश्चर्य करेंगे, चाइना का पूरा मॉडल इंडिया से कॉपी है। ये मोबाइल अगर चाइना में बन रहा है ना, इसके पार्ट्स कहां बन रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट, सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेल्ट किसने बनाया है, चाइना ने।
जो गांधी का मॉडल था वो आज चाइना का मॉडल है। गांधी हमारे यहां नोटों में, उनके यहां व्यवहार में। कैसे? ऐसे समझो, इसको बोलते हैं फिश बोन स्ट्रक्चर। ये मछली का कांटा देख रहे हो, है ना, इसको फिश बोन स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारे यहां प्रोडक्शन कैसे होगा? हम्म कल टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी बताई थी। तुम बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, काम की तलाश में कहां जाओगे? एक अलग कल्चर में, लिवलीहुड स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई अपने घर में रह रहे हो, खा रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, बेंगलुरु में जाके रहना पड़ेगा तब। हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। पुणे में जाके रहना पड़ेगा, दिल्ली में जाके रहना पड़ेगा, मुंबई में जाके रहना पड़ेगा, जहां जमीन ही नहीं है। आइलैंड, वो छोटा सा द्वीप था, वो कहां से जगह तुम लेकर आओगे? तो लोग देख रहे हो, स्लम, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम किसके पास है? मुंबई के पास, धारावी, लिखो इसको, धारावी के पास है। अब इसको देखो चाइना ने क्या किया। हमारे यहां इसीलिए सबसे बड़ा माइग्रेशन का पैटर्न है। यहां पर कोई एक कंपनी है, बहुत बड़ी जायंट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमारे यहां मजबूरी ये हो गई कि हमें कंपनी में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विस्थापित होना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा। कहां से आए हो आप अनन्या? बना, यूपी से। ईस्टर्न यूपी से आए हैं, वेस्टर्न यूपी, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। आप कहां से हो? बिहार से। तो आप वहां से विस्थापित होकर आए हो ना, आए हो कि नहीं आए हो? ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। चाइना ने इसको सॉल्व कर दिया। चाइना को लगा ये विस्थापन की वजह से क्या होगा, लिविंग कॉस्ट, अब इनको हॉस्टल का खर्चा देना पड़ेगा। अगर ये एजुकेशन घर पे मिलती, उतनी गुणवत्ता से मिलती, तो शायद ये काम आसान हो जाता। एजुकेशन तो फिर भी सर्विस है, गुड्स तो बहुत मुश्किल है। फैक्ट्री में काम तो आपको जाके ही करना पड़ेगा। चाइना ने इसको सॉल्यूशन कैसे किया? जो गांधी का ग्राम स्वराज का मॉडल था, गांधी ने कहा गांव को सशक्त करके उसको उत्पादन यूनिट बना दो। अब चाइना की ये गांव है, ए बी सी डी ई, ऐसे बहुत ढेर सारे गांव हैं, ठीक है। चाइना ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर बेल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं दूर दराज के गांव में हूं, मम्मी खाना बना देती हैं, घर पुराना पुश्तैनी है ही है, पानी वानी है ही है, मेरा कोई लिविंग कॉस्ट नहीं आ रही है। मैंने क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट बनाया, ट्रांजिट सिस्टम बनाया, सड़कें बनाई, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना दिए, वाटर बॉडी जो है डेवलप कर दी, नदियों का जाल बिछा दिया। 46% मेरा ट्रांसपोर्टेशन नदियों के माध्यम से हो रहा है। चाइना हूं मैं। मैंने क्या किया, एक ई है, डी है, ई है, मैंने इसको कहा कि मोबाइल का कवर तुम बनाओगे। ठीक है, बोले हाँ ठीक है, तुम्हें डेवलप, तुम्हारी एजुकेशन को हमने सुधार दिया, गांव में भी तुम्हें स्किल मिलने लगी कि मोबाइल का छोटा छोटा कवर तुम बनाओगे। बोले तुम मोबाइल का जो है एक पार्ट तुम बनाओगे, मोबाइल का एक पार्ट तुम बनाओगे। अब क्या होगा, मोबाइल सस्ता बन रहा है और यहां पर तेजी से काम हो रहा है। मैंने एक मोबाइल को 50 लोगों में बांट दिया, 50 यूनिट्स बना दी। तुम जो है इसका ये वाला पार्ट बनाओगे, तुम इसका जो है उसका कवर बनाओगे, तुम फलाना चीज करोगे, तुम ये असेंबल करोगे, तुम इसकी प्लास्टिक बॉडी बनाओगे, तुम इसका ये ढांचा बनाओगे, हमने यहां पर बना के दे दिया। क्लियर? लिविंग कॉस्ट कम है, इन्हें यहां से माइग्रेट नहीं होना पड़ रहा है। अब ये क्या होगा, ये आधे दाम, चौथाई दाम पे भी काम करने को तैयार है, और इन्हें एक ही काम में दक्ष, इनकी मशीनें लगा दी कि तुम खाली मोबाइल का कवर तुम बनाओगे, फलाना चीज केवल तुम बनाओगे, तुम ये इतना पार्ट केवल तुम बनाओगे, और तुम्हें इतना ठेका दे दिया कि तुम्हें पर डे इतनी यूनिट बना के तुम्हें भेज देनी है। और इन्हें एक ही काम में दक्ष, ट्रेनिंग दे दी गई, इनके स्कूल, इसको मशीनें, इनको फंडिंग दे दी गई। अब इन्होंने वो सारे सारे पार्ट क्या हुआ, इस मेन सेंट्रल लाइन पर डाल दिए, ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया, यहां से उठाया लेके चले गए। ये कोई कंपनी है जो अपने ब्रांडिंग के नाम से, मान लो यही आधा कटा सेब है, जूठा वाला सेब जो है, ठीक है, सेब नहीं आम बन गया चलो मैंगो कंपनी, हमारी कंपनी का नाम रहेगा मैंगो, ठीक है, आज से हमारी कंपनी मैंगो रहेगी। चलो भाई, भारत का है। तो अब ये आया, यहां पर क्या हुआ, वो साला फैब्रिकेट हुआ, ब्रांडिंग मारी, ठीक है। ये चाइना का है, ये आईफोन जो है अभी तो भारत में बनने लगा है, ये तो सब चाइना का है, कंपनी अमेरिका की है, ब्रांडिंग लगाई, अपना वो किया, पूरी दुनिया में यहां से क्या किया, उसको जहाजों में लादा, फलानी जगह लादा, बेच दिया, ब्रांडिंग में अपना प्राइस लगाया, प्राइस टैग लगाया, भेज के खत्म किया। नतीजा क्या रहा, इस फैक्ट्री को लगा के इतने लोगों को माइग्रेट करा के, अब माइग्रेट आते बोले साहब किराया भी हम जोड़ के दीजिए, हमें खाने पीने का खर्चा जोड़ के दीजिए, हम 10,000 सैलरी पे काम नहीं करेंगे, हम 20,000 लेंगे, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाती। अब मैंने क्या किया, दुनिया की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि मेरी लेबर कॉस्ट कम,
बड़े शहर में जाओगे, जमीन बड़ी लोगे, कॉस्ट ज्यादा होगी, बिजली का बिल ज्यादा होगा, एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का खर्चा भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां लैंड कम है। लेकिन गांव में क्या है, छोटी छोटी मशीनों को आपने टुकड़ों टुकड़ों में डाल दिया, यानी एक प्रोडक्शन यूनिट को मैंने 10 पीस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? कपड़ों के मामले में, हर चीज के मामले में ये टॉप पे है। कपड़े की कटाई कहीं और हो रही है, सिलाई कहीं और हो रही है, रंगाई कहीं और हो रही है, और ब्रांडिंग कहीं और हो रही है। और वो इतना फास्ट काम होता है, इतना फास्ट काम होता है, और नतीजा क्या हो रहा है, पैसा गांव में पहुंच रहा है। इसीलिए सबसे बड़ी आबादी चाइना ने गरीबी से निकाली, सामान सस्ता हो रहा है। तो जब दुनिया का सामान 10 रुपए में पहुंच रहा है, तो चाइना उस सामान को कितने में बेच रहा है? जो तुम्हारे घर में बिजली की झालरें आती है, किसी बड़ी फैक्ट्री में थोड़े बनती हैं। वायर कहीं और बन रहा है, बल्ब कहीं और बन रहा है, असेंबल कहीं और हो रहा है, और जब तक आप सोच रहे हो तब तक बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए चाइना ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? दुनिया की फैक्ट्री। चाइना को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कारखाना बोलते हैं उसको। है कारखाना, है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये है उनका मॉडल, और इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल, विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल बोलते हैं इसको, विकेंद्रीकृत। ये है चाइना। इसीलिए आप उससे कंपटीशन कर ही नहीं सकते। कर सकते थे आजादी के बाद, तो गांधी ने कहा नई तालीम होगी, हम गांव को, ग्राम स्वराज उनकी किताब है, मन करे तो जरूर खरीद के पढ़ना, ग्राम स्वराज, ठीक है, मेरा स्वराज के नाम से आती है, तो किताब जरूर पढ़ना, स्वराज, गांधी, पतली सी किताब है। लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, हो गया काम, ऐसी तैसी हो गई हमारी। खैर, ये है मॉडल चाइना का। इसीलिए आप लाख छींक लो, खांस लो, लेकिन उससे टक्कर नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जब इन गांवों में इकोनॉमिक कल्चर चेंज होगा, लोग क्या करेंगे? काम करेंगे, स्किल्ड होंगे, गांव में पैसा आएगा, तो क्या होगा? उनका इकोनॉमिक कल्चर चेंज हो जाएगा। फिर इसी में से कोई टैलेंटेड आदमी निकलेगा और क्या कर देगा? इनोवेशन कर देगा। क्योंकि क्या होता है, टेक्नोलॉजी लीक करती है। बेस्ट एग्जांपल बताऊं, एग्रीकल्चर। क्या? एग्रीकल्चर। क्या हुआ? आज इंटरनेट पे जाओ, तुम्हें पता है बहुत से एड्स आते होंगे कि आपके घर में कॉकरोच आ जाते हैं, दरवाजे के नीचे ये पट्टी लगाएं, क्या नाली जाम हो जाती है। देखें ऐड की नहीं देखें? ईमानदारी से बताना, सब चाइना का है। क्या घर में मच्छर आ रहे हैं, ये वाला बैडमिंटन मारे, किसका है? चाइना का। यानी रोजमर्रा की इनोवेशन। क्या आपके गमले में फफूंदी लग जाती है, ये शोवेल आ रहा है। क्या आपके घर में ये प्रॉब्लम है, ये चीज हो रही है। क्या कपड़े गिर जाते हैं खूंटी से, आपके कील ठोकते हुए एक वीडियो आ रही है कि आपके हाथों में लग गई, ये गम लगाएं, ये चिपकाएं, कभी नहीं हटेगा। देखा कि नहीं देखा है? ये रोज ये 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए की चीजें हैं। और तुम्हें पता वो इनोवेशन कहां हो रहा है? और ना सिर्फ वो इनोवेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ वो इनोवेशन कर रहे हैं, वो इसको पूरी दुनिया में बेच रहे हैं ई कॉमर्स से। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अलीबाबा। मालिक कौन है उसका? मालिक कौन है? जैकमा। कौन है? चाइनीज। अलीबाबा। कौन बेच रहा है सामान उसमें? ये चाइना के गांव के लोग अपना सामान बेच रहे हैं भाई। तो बनाना आ रहा है तो बेच भी रहे हैं ना। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा है। तो जो आप खरीद रहे हैं ना, चांदनी चौक जाके खड़े हो जाइए। चश्मे के कवर से लेकर, ग्लास से लेकर, जो चीज आपको परेशान कर सकती वो इनोवेट कर देते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, जाते हैं चाइना से बिजनेस करते हैं। मैंने उनसे पूछा, बोले भाई साहब उनकी हालत ऐसी है, आपके पास पैसा होना चाहिए। बोले मुझे ये बना के दे दो। मैं क्या कह रहा हूं? वो बोलते हैं, और वो ऐसे बोलते हैं कि इतने मेहनती, इतना वर्क कल्चर है कि वहीं फ्लोर पे बैठते हैं, वो कुर्सी पे भी नहीं बैठेंगे। उनका इंजीनियर बड़े से बड़ा जमीन पे ही बैठ जाएगा। उन्हें पता है कि आप बिजनेस कर सकते हो, उनसे बोलो कि मुझे ऐसा बना के दे दो, वो आपसे टाइम मांगेंगे, आपको बना के दे देंगे। इसको बोलते हैं इनोवेशन।
हमारे यहाँ होता है कि हम ऐसे ही बनाएंगे। अब तो थोड़ा बहुत मामला बदल गया है, नहीं तो घरों में हमारे वो पिया गया रंगून वाला जो फोन था, सरकार ने कहा हम यही बनाएंगे, क्योंकि एक ही कंपनी बनाती थी, आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, केवल वही फोन बनाती थी। तुम्हें कहो नया फोन आ गया, नहीं हम यही बनाएंगे। तो समाजवाद में सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है, सरकार ने कहा तय करती है कि हम क्या प्रोडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे। अपने फादर से पूछना कि पापा स्कूटर के 3 ही कलर आते थे, चौथा कलर ही नहीं, आपका मन कर रहा है हम थोड़ा ब्लैक लेंगे, बोले आता ही नहीं है। आज भी ये कलर वलर के मार्केट देख रहे हो, अपने पिताजी से पूछना, पिताजी फोन, टीवी, स्कूटर, बोले फिक्स कलर थे, 3 ही कलर रहेंगे, कार के 3 ही कलर हैं भाई, अब लेना है लो, नहीं तो जाओ। सफेद, लाल और एक कोई और कलर हुआ करता था, वो जो स्लेटी टाइप का, तो 3 ही, जो करना है वो करो। और चाइना कहाँ है, कह रहा आप बताइए, पैसा दीजिए, आप जो कहिए हम आपको बना के दे देते हैं, जैसा कहिए हम आपको बना के दे दे रहे हैं। तो चाइना ऐसे थोड़े ना मास्टर बना, हम भले चाहे उससे कितना चिढ़े चाहे जो करें, उसने वही मॉडल अपना लिया जो गांधी चाहते थे भारत के लोग अपनाएं।